जब नेताओं का मुद्दा उठता है तो सबसे पहले क्या बात होती है कि भाई नेता आम जनता के लिए काम करने चाहिए, नेता आम जनता के भक्त ज़्यादा होना चाहिए, रादर आम जनता नेताओं के भक्त बने, और समाज सेवा सबसे अव्वल दर्जे पे उनको अपनी रखनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे भाई साहब एक फिलोसोफर आया, एक दार्शनिक आया, उसने कहा कि भाई नेता इतना अगर इनोसेंट रहेगा ना, कुछ नहीं होने वाला, उसको कठोर होना पड़ेगा, उसको बदमाश बदमाश बनना पड़ेगा, उसको कत्लेआम करना पड़ेगा, और जब ज़रूरत पड़े उसको ईविल बनना पड़ेगा, जब ज़रूरत पड़े उसको खूंखार बनना पड़ेगा। कहता है ना, जैसे मूवीज़ में होता है बैड गाय, आई एम द बैड गाय, उसको बैड गाय बनना पड़ेगा। धोखा, छल कपट, फरेब, मर्डर, सब कुछ जायज़ है अगर आपको पॉलिटिकल पावर गेन करनी है या अपनी सत्ता मेंटेन करके रखनी है। ये सब नाजायज़ नहीं है, इमोरल नहीं है। और इतनी बड़ी बात एक फ़िलोसोफर कह गया और उसको फिर भी लोग पढ़ते हैं, इतनी बड़ी बात एक फ़िलोसोफर पढ़ गया, उसको फिर भी हम यहाँ पे एक्सपैंड कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि इस तरीके की फ़िलोसफी में भी जाके समझना ज़रूरी है कि अगर हम पॉलिटिक्स के गुड साइड की बात करते हैं तो उसका ईविल साइड कैसा दिखता है, जिससे कि हम उस ईविल साइड से हमेशा बच के रहें। अरे भाई, हमारा जो नेता है वो तो ऐसा होना चाहिए कि सब उससे प्यार करें, सब उससे प्रेम करें। नहीं नहीं नहीं, अगर तुम वैसे नेता बन गए तो कट गया तुम्हारा बहुत बड़ा वाला। तुम्हें एक नेता बनना है जिससे सब घबराएं, जिससे सब कांपें, जिसको देख के लोग अपने पजामे में ही कर दें जो उनको करना है। क्योंकि नेता ऐसा होना चाहिए जो खूंखार होना चाहिए, नेता ऐसा होना चाहिए जो वेल आर्टिकुलेट होना चाहिए, नेता ऐसा होना चाहिए कि एक चुटकी बजाए और काम हो जाना चाहिए, चाहे वो चुटकी सही मायनों में बजेगी या गलत मायनों में बजेगी। आज हम बात करने वाले हैं निकोलो माकियावेली के बारे में, एक ऐसे फिलोसोफर, इटालियन फिलोसोफर, जिन्होंने डंका बजा दिया पॉलिटिकल स्फेयर में, पॉलिटिकल फिलोसफी खोल के रख दी। भाई सब यहाँ पे प्यार से भरी बातें कर रहे थे, ये बंदा आया, इसने तो बोला सीधा बदमाश बन जाओ, सीधा गुंडागर्दी शुरू कर दो। तो यहाँ पे इनकी फिलोसफी, इनकी लाइफ, इनकी हिस्ट्री, क्या कॉन्टेक्स्ट रहा था, सब चीज़ों के बारे में कवर करेंगे, क्योंकि दिस इज़ एन अल्टीमेट लेक्चर। नंबर 1, नंबर 2, बहुत जल्द ही कुछ प्लेटफॉर्म्स रिलीज़ करने वाला हूँ मैं, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आएंगी, मेंबरशिप्स रिलीज़ होने वाली हैं और बहुत कुछ होगा। मेंबरशिप्स में ऐड फ्री कंटेंट रहेगा, एक्स्ट्रा कंटेंट रहेगा, जो चीज़ें मैं यहाँ पे नहीं डालूंगा वो वहाँ पे रहेगी। क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं इतना ज़्यादा इसमें टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो इससे कुछ आना भी ज़रूरी है, वरना दिस इज़ नॉट फीजिबल। 1512 में मडीची फैमिली वापस आई अपने पावर में, और सबसे पहले खदेड़ा निकोलो माकियावेली को कि भाई इतना खूंखार और ख़तरनाक आदमी रहना नहीं चाहिए यहाँ पे। फ्लोरेंस में थे, इनको निकाल दिया गया, पहले तो टॉर्चर किया गया, मारा, सूता, पिटाई विटाई करी, इनका पता नहीं क्या इधर उधर अंग उंग भी काट लिया। फिर बोला कि भाई साहब अब सिंपल सा सीन ये है कि तुम्हें अगर ज़िंदा रहना तो यहाँ से बाहर निकल जाओ, यहाँ से बाहर निकलने के बाद अपनी शक्ल दिखाना मत। वो काफ़ी डार्क फेज था इनकी लाइफ का, लेकिन इन्होंने अपना काम छोड़ा नहीं, ये अपना काम करते रहते थे, ये अपने काम में लगे रहते थे, और इनको पीस मिला अपनी राइटिंग में। शाम में अपना कैंडल कुंडल जो भी उस वक्त होता था अपना जलाया, बैठ गए, अपना रोब वगैरह नहीं होता जो पहन के, जो अपने कंफर्टेबल, आज के डेट में पजामा पहनते लोग, बट कंफर्टेबल हमने भी आज अच्छा ज़रा कुछ नया पहना है, लाया गया था हमारे लिए, समझ लीजिए सेंटा क्लॉज ने दिया हमें आके ये। तो क्रिसमस हो गई हमारी यहाँ पे, बट वहाँ पे उनकी क्रिसमस नहीं बन रही थी माकियावेली की, बड़े परेशान, क्या करें। लेकिन वो ये कहते थे कि मैं जब लिखने बैठता हूँ तो बेस्ट मोमेंट होता है मेरी लाइफ का ये, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, जंजालों से बाहर आ जाता हूँ। इन्होंने कहा कि मैं बैठ जाता हूँ और ऐसा विचार करता हूँ कि मैं पहुँच चुका हूँ कोर्ट्स ऑफ एंशिएंट मैन। इमेजिन करते थे ये पुराने ग्रीक फिलोसफर्स को, पुराने रोमन फिलोसफर्स को, वो किस तरीके से वार्तालाप करते होंगे। मैं उनके कोर्ट रूम में बैठा हूँ, उनको एडवाइस दे रहा हूँ, वो मुझे कुछ कह रहे हैं, कॉन्वर्सेशन चल रहा है, एक वार्तालाप चल रहा है। और उस वार्तालाप से उत्पन्न हुआ इनका सबसे फेमस काम, विच वॉज द प्रिंस, जो पॉलिटिकल फिलॉसफी में सबसे उच्च कोटि का काम भी माना जाता है। कार्ल मार्क्स अपनी जगह पे, कार्ल मार्क्स ने जो किया, बट इनका भी काम बहुत ज़्यादा सॉलिड था, इनका भी काम बहुत ज़्यादा फिलॉसफिकल था, और पूरे परखच्चे खोल के रख दिए थे इन्होंने सोसाइटी के, पॉलिटिकल सोसाइटी के। तो आ जाते हैं इनकी लाइफ के ऊपर। अगर हम यहाँ से लें, नोट्स हमारे सामने रहेंगे इनकी लाइफ के ऊपर। सबसे पहले 3 मई 1469 से 21 जून 1527, ये इनका लाइफ स्पैन रहा था। अगर कौन था ये, एक फ्लोरेंटीन डिप्लोमेट। फ्लोरेंस बहुत खूबसूरत जगह है, होपफुली अगले साल हम वहाँ पे जाने वाले हैं, तो होपफुली आप लोगों को वहाँ से एक खूबसूरत वादियों से लेक्चर लाया जाएगा। तो
जब जाएंगे जाएंगे इटली में खूबसूरत जगह है, एक हिस्टोरियन थे, दार्शनिक थे, डिप्लोमैट थे, राजाओं को, पॉलिटिकल लीडर्स को टिप्पणी देना। और ये जो पूरा इटालियन रोनासॉ पीरियड जो आया था उसमें ये बंदा महारत ले चुका था। सब लोग दूर दूर से आते थे कि भाई हमें बताओ, आपका ज्ञान दो, हम कैसे अपनी सत्ता चलाएं, हम कैसे अपनी सिटीजन्स को कंट्रोल करें। तो इनसे लोग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी और पॉलिटिकल साइंस इन्हें कहा जाता है। बहुत कुछ दिया, इनकी जो किताबें निकली जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, उन्हीं को खोलते हुए बात करेंगे। मेडिची फैमिली को फ्लोरेंस एग्जाइल पे भेज दिया गया था और उनके एग्जाइल पे जाने के बाद ये एक सीनियर ऑफिशियल बन गए, सेक्रेटरी बन गए चांसलरी ऑफ फ्लोरेंस। ये 1498 से 1512 में ये इस दौरान सेक्रेटरी रहे और इन्होंने बहुत कांड भी करे, बहुत कांड करवाए भी। इस वजह से मेडिची फैमिली को एक फियर था कि जब हम वापस आएंगे एग्जाइल से तो ये बंदा हमारी भी जड़ें काटेगा, तो हमें बच के रहना है, क्योंकि उनके एग्जाइल का रीज़न ये थे और बहुत प्रोमिनेंटली ये थे, छाती ठोक के कहते थे ये और इनके आसपास के लोग कि भाई हम तो हैं, हम तो ऐसे ही हैं, जो करना है कर लो। सिर्फ खूंखार किताबें लिखना नहीं, इन्होंने पोइट्रीज़ लिखी, इन्होंने बहुत खूबसूरत चीज़ें भी दी, इन्होंने कॉमेडीज़ के ऊपर भी काम किया। बट जो इन्फ्लुएंस इनका आया, जो आने वाली आगे पॉलिटिकल फिलॉसफीज़ थी उसके ऊपर इन्फ्लुएंस आया, वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली था। एक इंसान इतना वर्सेटाइल कैसा हो सकता है, एक इंसान के अंदर इतने विभिन्न प्रकार की पर्सनालिटीज़ कैसे हो सकती है। कभी कॉमेडी है, कभी रोमांस आ रहा है, कभी एकदम ईविल है, कभी लगता है कि बहुत जस्टिस वाली बातें कर रहा है, लेकिन घूम फिर के ये थी कि एक ईविल फिलोसफर का दर्जा दिया गया। द प्रिंस एंड डिस्कोर्सेज ऑन लीवी, ये इनका फेमस काम था। और इस काम में जो कि डार्क था, जो कि बहुत ज़्यादा कठोर था, जो कि बहुत ज़्यादा ईविल था, बट ये रियलिटी दिखा रहा था पॉलिटिकल स्फेयर की, ये रियलिटी दिखाता था पॉलिटिक्स की। पॉलिटिक्स असल में ऐसा होता है, दिस इज़ द मोस्ट रियलिस्टिक डिपिक्शन ऑफ पॉलिटिकल पावर। बदमाशी दिखाई, टिरेनी क्या होता है, धोखेबाजी क्या होती है, डेमोगॉर्गन्स कौन होते हैं, जो देशद्रोही टाइप लोग होते हैं, जो धोखा देते हैं। और लियो स्ट्रॉस जैसे अमेरिकन पॉलिटिकल फिलोसफर्स ने इनको कहा टीचर ऑफ ईविल। अगर कोई इंसान है जो लीडरशिप अच्छी समझा रहा है, गवर्नेंस अच्छी समझा रहे, लेकिन इनका तरीका बहुत ही ज़्यादा गलत है। लीविन इन्फ्लुएंस और छाप बहुत सॉलिड छोड़ी। रूसो और हैरिंगटन जैसे फिलोसफर्स के ऊपर, थिंकर्स के ऊपर इन्होंने अपनी छाप छोड़ी। और आगे जो इनकी द प्रिंस था और जो इनका पॉलिटिकल स्फेयर में जो काम रहा, सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस जो है हैना अर्न्ड और सबसे फेमस भाई साहब द आयरन मैन ऑफ जर्मनी, कौन? ऑटो वॉन बिस्मार्क। तो यहाँ पे इनका क्या करियर रहा है एज ए डिप्लोमेट और पॉलिटिकल थ्योरीज, क्या इनकी लाइफ रही है। ये जो थे बहुत अर्ली अपनी लाइफ में पब्लिक सर्विस में आ गए। जैसे आज की डेट में हम लोग डिप्लोमेट्स और ब्यूरोक्रेट्स होते हैं ना, वैसे ये पब्लिक सर्विस में आ गए। और इनकी पैदाइश 1469 इटली में इनकी हुई और इटालियन रेनेसां पीरियड को इन्होंने कवर किया। 1498 में एक बहुत बड़े प्रीचर का फॉल हुआ जिनका नाम था, बहुत ही अद्भुत नाम है इनका, जिरोलामो सवोनारोला। एक बहुत बड़े लीडर रहे ये, और इनके फॉल के बाद 1498 में माकियावेली इनकी जगह पे आ गए। सेक्रेटरी ऑफ फ्लोरेंटीन रिपब्लिक, ये बहुत बड़ा ओहदा होता था वहाँ पे, ये मिला माकियावेली को। सोचो, इतने खतरनाक इंसान को फॉरेन अफेयर्स मिल गए और मिलिट्री अफेयर्स मिल गए। तुम समझो, सबसे खूंखार आदमी देश का, जो सबसे ज़्यादा बदमाश है, सबसे ज़्यादा ईविल है, उसके हाथ में तुमने सबसे इंपॉर्टेंट दो ताकतें दे दी। सबसे पहला मिलिट्री और दूसरा फॉरेन, दोनों दे दिया तुमने। कहीं अगर कुछ कांड हुआ फॉरेन अफेयर्स में तो मिलिट्री भेज के 2 मिनट में वहाँ पे तुम घुसपैठिए बन जाओगे और मारकाट शुरू कर दोगे। तो ये तो बहुत ही डेंजरस पावर दे दी, लेकिन कोई बात नहीं, अपना चलते रहे। बहुत इन्होंने मिशंस करे, डिप्लोमेटिक मिशंस इनके चलते रहे। 1498 से लेकर 1512 के बीच में इन्होंने अपने जितने कांड करने थे सब करे कि भाई जाओ सब लोग निकल लिए भाई, अब हमको जो करना है हम करेंगे। उसके बाद जो इनके साथ हुआ वो हुआ, बस मारा नहीं इनको, वो बड़ी बात है। इनके जो की इंटरेक्शंस हैं, किस किस की मदद करी, सबसे पहला है सीजार बोर्जिया। और बोर्जिया का जो पावर में वो कैसे आए, किस तरीके से क्या क्या कांड करके वो अपनी ताकत में, वो सब प्रिंस, अगर आप कभी किताब पढ़ें तो उस प्रिंस के अंदर पूरी तरीके से उसमें उसका व्याख्यात किया हुआ है। पोप जूलियस II, पोप क्या होता है? पोप एक रिलीजियस लीडर है, पीसफुल होना चाहिए, बदमाशी से दूर रहना चाहिए, लेकिन पोप की क्या मिलिट्री और पॉलिटिकल मनूवर्स रहे हैं कि पोप जूलियस II थे कि मैं ऊपर से बैठूंगा, लेकिन ऊपर से बैठ के सबको कंट्रोल करूंगा। वो जो बदमाशी थी उसके बारे में भी इन्होंने बात करी और मदद भी करी।
फिर लुई 12 ऑफ फ्रांस, फ्रेंच गवर्नेंस, फ्रेंच स्ट्रैटेजी, फ्रेंच मिलिट्री प्लेसमेंट्स, फ्रेंच किस तरीके से अपना दिमाग चलाते, क्योंकि फ्रांस उस वक्त बहुत पावर में था, फ्रांस के पास उस वक्त बहुत सॉलिड ताकत थी। और क्योंकि उस वक्त जो तुम्हारे नोबेल्स थे सॉलिड थे, उसके बाद जितना भी हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन वगैरह हुआ, जो कि अप्रूटमेंट के बाद हुआ, हम तो हमने हिस्ट्री में पढ़ा है, बट ये कहीं ना कहीं मजबूर भी थे, और इन्होंने कहीं ना कहीं उस चीज़ को प्रोत्साहन भी दिया, मजबूर तो नहीं कह सकते, गलत हो गया, प्रोत्साहन दिया कि जाओ भाई करो। और बाद में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, बाद में मारकाट हुई जो होनी थी। इनका फिर आया डाउनफॉल। हमेशा उठता हुआ चांद दिखता है फुल मून, अगले दिन वो मून गायब हो जाता है, तो कभी भी पीक रहता नहीं है। हर किसी को ये चीज़ याद रखनी चाहिए अपनी लाइफ में भी कि खुश मत हो ज़्यादा अपने पीक को लेके, कभी भी डाउनफॉल आ सकता है। मडीची फैमिली वापस आई एग्जाइल के बाद 1512 में, और इनकी कपकपाहट शुरू हो गई, अब तो मेरे को निकाल दिया जाएगा। इनको अक्यूज़ किया गया, बहुत चीज़ों से अक्यूज़ किया गया, बहुत इनके ऊपर अगर आईपीसी धारा लगती, बहुत सारी धाराएं लग गई। सबसे फॉरमोस्ट था कॉन्स्पिरेसी की, इसकी वजह से हम लोग को बाहर भेजा गया, और ये है बदमाश, इसने बहुत कुछ कांड करे हैं, अरेस्ट किया, टॉर्चर किया, लेकिन 1513 में इनको बोल दिया भाई निकल लो यहाँ से, और इनके फैमिली स्टेट में ये चले गए। इनका जो पब्लिक करियर था वो वहाँ ख़त्म हो गया। इन्होंने बोला कि भाई अब तो ख़त्म हो गया, अब तो कुछ नहीं चल रहा भाई, अब जो है सब चीज़ों को कंसोलिडेट करके मैं किताबों में अपने कामों में उनको उतारना शुरू करूँगा। अब भाई ये चले गए अपनी राइटिंग की तरफ, की जो हमने सीखा, जो ज्ञान दिया, जो कांड करे, उन सबको भी किताब में उतारा जाए। प्रिंस लिखी 1513 में इन्होंने, और 1513 की जो प्रिंस थी उसमें इन्होंने कहा पॉलिटिकल पावर में तो आ जाओ, उसको मेंटेन कैसे करना है, क्या प्रैग्मेटिक अप्रोचेस हो सकते हैं। प्रैग्मेटिक मतलब ऐसे जो थ्योरेटिकल नहीं है, प्रैक्टिकल है बहुत ज़्यादा। रूथलेस अप्रोच, किस तरीके से आप, अगर आपकी जनता नहीं सुन रही है तो उसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। फिर डिस्कोर्सेस ऑन लीवाई 1517 में इन्होंने आइडियल्स प्रमोट करने शुरू करे, कलेक्टिव गवर्नेंस कैसे लगती है, सिटीजन का क्या रोल होता है कलेक्टिव गवर्नेंस में, और इसको आगे हम बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। और रिपब्लिकन आइडियल्स क्या होते हैं, एक पॉलिटिकल सेक्ट हो गया पूरी तरीके से कि रिपब्लिकन्स किस तरीके से अपना माइंडसेट चलाते हैं। फिर इनकी एक और किताब आई बहुत ही ज़्यादा फेमस, द आर्ट ऑफ वॉर, 1521 में ये किताब का चयन हुआ, और इसमें मेन मुद्दा इनका था कि तुम अगर अपनी जनता को ही मिलिशिया बना लो, अगर तुम अपनी जनता को ही फौज में दाखिला दे दो, अगर तुम अपने जनता को ही हिटमैन बना लो एक तरीके से, क्योंकि हिटमैन ही हुआ ये जो पैसा दे के लोगों का मर्डर करते हैं, वो बेस्ट है स्टेट सिक्योरिटी की। चोरों को ही कह दो भैया तुम ही करो तिजोरी की रक्षा, और हमें किसी से मतलब नहीं, तुम हायर करोगे, जाओगे, वो स्किल्ड मर्सिनरी जो होता है, स्किल्ड जो हिटमैन होता है, स्किल्ड बदमाश होते हैं, वो बोलेंगे भाई हम इतना पैसा लेंगे, उतना पैसा लेंगे, और तुम्हारे ट्रेजरी से पैसा भी निकलेगा, सरकार के पास पैसा भी कम होता जाएगा, और दिक्कत भी होगी। तुम सिटीजन को ही बना दो मिलिशिया, सिटीजन को ही हथियार दे दो, वो खुद ही अपने आगे का काम संभाल लेगा। इनका काम ना रियल पॉलिटिक के ऊपर बहुत ज़्यादा था। मतलब रियल पॉलिटिक मतलब कि भाई ऐसी चीज़ें जो कि थ्योरेटिकल नहीं है, जो प्रैक्टिकली फीजिबल है, आइडियोलॉजीज बेस्ड नहीं है कि भाई हम आइडियोलॉजी रखते हैं कि एक दिन हमारा देश ऐसा बनेगा, नहीं भाई करो, अभी करो, अभी करना ज़रूरी है, अभी खदेड़ना ज़रूरी है, अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनको बाहर निकालना। इनका अगर काम पढ़ा जाए विस्तार से तो 3 प्लॉट या 3 थीम्स के अराउंड ये दिखता है। नंबर 1 बिट्रियल, नंबर 2 इनस्टेबिलिटी, और नंबर 3 सर्वाइवल। धोखेबाजी क्या होती है, फरेब क्या होता है, धोखा कैसे दिया जाता है, क्या दिया जाता है और कैसे उससे को सहा जाता है। इनस्टेबिलिटी, अगर पॉलिटिकल सिस्टम में इनस्टेबिलिटी आ रही है तो उसको बैलेंस में कैसे रखना है। सर्वाइवल, कैसे जीवित रखना है। कहते हैं ना भाई जिम चले गए, ऐप्स तो निकाल ली तुमने, और उन ऐप्स को मेंटेन रखना सबसे ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि मेंटेनेंस में सबसे ज़्यादा मेहनत जाती है, वो मेंटेन करना। वो सर्वाइवल मोड में जाके अगर सत्ता डूब रही है, तुम्हारी जनसंख्या नीचे जा रही है, कोई बीमारी आ गई, महामारी आ गई, किस तरीके से सर्वाइव करना है, किस तरीके से इंपॉर्टेंट लोगों को बचाना है, और क्या होती है गवर्नेंस इन जनरल। आगे हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट कैसा था इटली का रेनेसां पीरियड में, क्या पॉलिटिक्स थी, क्या पावर स्ट्रक्चर था वहाँ पे। तो उससे पहले ज़रा माकियावेली की एक दुखद कहानी इनकी ज़िंदगी में, जब इनको एग्जाइल पे भेजा गया, उससे पहले बोला कि भैया एग्जाइल पे तो तुम चले जाओगे, उससे पहले थोड़े तुम्हारे साथ मज़े मौज ले ली जाए, ज़रा तुम्हारे साथ थोड़ी सी बदमौसी कर ली जाए, विच वॉज पर्टिकुलरली इनके साथ एक टेक्निक करी गई। उस वक्त ना रेनेसां पीरियड में टॉर्चर टेक्निक बहुत सॉलिड होती थी। एक डिस्कवरी या
नेट जियो पे आता था, डिस्कवरी पे आता था शायद, टॉर्चर टेक्निक्स कैसे मिडीवियल एरा में और रेनेसां पीरियड में कैसे टॉर्चर टेक्निक्स करी जाती थी। तो उसमें से एक थी स्ट्रापादो करके, एंड स्ट्रापादो वाज बेसिकली वो इटली प्रोविंस में इटालियन प्रोविंस में यूज़ करी जाती थी, जिसमें हाथ को पीछे बांध दिया जाता था, राइट, पीछे बांध के रिस्ट को बांध के पीछे हाथ से एक रस्सी से आपको ऊपर लटका दिया जाता था और ऐसे झटके से छोड़ा जाता था। और झटके से छोड़ने से टेंडन टुंडन सब फट जाते थे, टेंडन्स फट जाते थे, शोल्डर डिसलोकेट हो जाते थे, बहुत तकलीफ होती थी। इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए भी था, बहुत इंस्टिगेटिंग मेथड भी था, बहुत वो था। और इनके साथ ये हुआ, और उस दिन इनको ये रियलाइज़ हुआ जब इनके साथ ये टॉर्चर टेक्निक्स हुई कि भाई साहब पॉलिटिक्स कितना ख़तरनाक है, क्योंकि जब अपने पे पड़ती है इंसान को तभी समझ में आता है। और इन्होंने उसी चीज़ का जो है बखान किया, अपनी प्रिंस में किया, आने वाली चीज़ों में बताया कि भाई पॉलिटिक्स जब बदमाश बन जाती है तो क्या क्या होता है। और बहुत ज़्यादा सफरिंग में चले गए थे उसके बाद, क्योंकि भाई मेरे साथ हुआ, मेरे साथ कैसे हो सकता है, मैं इतना ऊंची पोजीशन में बैठा हूँ, मैं इतना ऊंचा आदमी हूँ, लेकिन फिर भी ऊंची चीज़ हूँ मैं, फिर भी मेरे साथ ये सब हो गया। और ये एनेक्डोट सिर्फ ये नहीं दिखाता कि पॉलिटिकल बदमाशी कितनी ख़तरनाक हो सकती है, बट कितने रेजिलियंट थे माकियावेली। वो अपना काम करते रहे, उन्होंने अपना काम दिया, अपनी चीज़ें दी, अपनी किताबें लिखी, इतनी हार्डशिप्स हुई, फिर भी वो लगे रहे कि भाई हम अपना काम करते रहेंगे। इटली की जो इटालियन पॉलिटिक्स जो थी ना उस टाइम पे रेनेसां पीरियड में, वो फ्रैगमेंटेड थी, टूटी हुई थी। जैसे हमने अरस्तु वाले लेक्चर में, सुकृत प्लेटो वाले लेक्चर में पढ़ा था, सिटी स्टेट पोलिस POLIS जिसमें डिवाइडेड था। जैसे सिटी स्टेट्स में एथेंस अपना अलग है, अपना स्पार्टा अलग है, वैसे यहाँ पे सिटी स्टेट्स में डिवाइडेड थे। उसमें से जो मेन पार्ट्स है वो थे फ्लोरेंस, वेनिस, मिलान एंड द पेपल स्टेट्स या पेपल स्टेट्स। सबकी अपनी वेल्थ थी, सबकी अपनी पावर थी, सब एक दूसरे का गला काटने के लिए बैठे रहते थे, सबके अंदर डिप्लोमेसी चलती थी, कोई एक दूसरे को इन्फ्लुएंस भी करता था। हारे जीते अपने में ही इन लोगों का कलेश चलता रहता था। जहाँ पे माकियावेली पैदा हुए थे वो था फ्लोरेंस। फ्लोरेंस बहुत खूबसूरत जगह है, आज की डेट में अगर कोई इटली घूमने जाए तो सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है फ्लोरेंस। तो फ्लोरेंस फेमस था अपनी वेल्थ के लिए, पावर के लिए। फ्लोरेंस फेमस था अपनी बैंकिंग के लिए और कॉमर्स के लिए। जितने बैंकिंग इंटेलेक्चुअल्स होते थे वहाँ होते थे, और इस चीज़ ने बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला इनके ऊपर। जो मदीची फैमिली थी, मदीची फैमिली, और बीच में किस तरीके से थोड़े थोड़े पीरियड्स के लिए रिपब्लिकन डोमिनेंस आया इटली में, बहुत ज़्यादा माकियावेली के ऊपर इसका प्रभाव था। ये तो हो गई फ्लोरेंस की बात, यहाँ में मदीची फैमिली कैसी आई, पावर हुई, इंस्टेबिलिटी हुई। जो बाकी सिटी स्टेट्स है, जैसे वेनिस मैरीटाइम पावर हाउस था, जितना नेवल कमांड था वहीं से निकल के जाता था, जितनी तुम्हारी वो थी समुंदरी फौज थी वो वहाँ से होके जाती थी, बहुत स्ट्रॉन्ग था उनका नेवल कमांड, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। और इधर था अपना मिलान, जो अपनी फुट सोल्जर्स के लिए बहुत फेमस था, जो अपनी आर्मी के लिए बहुत फेमस था, उनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ ऑन ग्राउंड बहुत ही ज़्यादा ताकतवर थी। यहाँ पे जो स्फोर्जा डायनेस्टी थी उसका रूल चलता था। और इटली अपने आप में ही बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री थी, बहुत कम कंट्रीज इनको छेड़ना चाहते थे, क्योंकि एक तरफ वेनिस है जो समुद्री साइड पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनके टैक्टिक्स बहुत ख़तरनाक होती थी, और एक तरफ है आपके मिलान जिनकी ऑन ग्राउंड सेना बहुत ही ज़्यादा सॉलिड है। अब अगर कोई देश खुद में ही रहे तो क्या बढ़िया बात है भाई। अगर सारे देश अपनी पॉलिटिक्स में रहें, दूसरे की पॉलिटिक्स में उंगलबाजी ना करें, उंगलबाजी तो क्यों, दिक्कत होगी कोई। लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ तो हमें उंगली करनी है, यहाँ तो दूसरे देशों को आना है, हमको राइवलरी क्रिएट करनी है, और वो राइवलरी क्रिएट करके हमको आपस में ही लोगों को लड़वाना है। फ्रांस को बड़ी चुल मचती थी, स्पेन को बड़ी चुल मचती थी, उस वक्त होली रोमन एम्पायर जो कहा जाता था उसको बड़ी चुल मचती थी, बीच में दखल अंदाजी करता था, ऐसे नहीं ऐसे करो, ना ऐसे नहीं वैसे करो। और उसकी वजह से सबसे आसान चीज़ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो गई पूरी तरीके से। इटली चूँकि कॉमर्स में, ट्रेड में, वेल्थ में बहुत सुपीरियर था, फसलें बहुत सॉलिड होती थी वहाँ पे, तो एक इटालियन वॉर चली विच वॉज बिटवीन 1494 एंड 1559। इटालियन टेरिटरी के ऊपर पावर लाने की, सिटी स्टेट्स तो लड़ ही रहे थे, बाकी कंट्रीज भी बीच में उंगलबाजी करने लग गई कि अगर इनके ऊपर कंट्रोल आ गया तो इससे बढ़िया बात कोई कुछ हो ही नहीं सकती। और सबसे बड़ी बात, अगर धर्म पड़ जाए पॉलिटिक्स में, राजनीति में अगर धर्म का आगमन हो जाए तो वाह भाई क्या बात है, चेरी ऑन द टॉप वाली बात हो गई भाई साहब, एकदम मक्खन हो गया, मक्खन। कलेश फिर तो होना ही होना है।
और क्या हुआ, पैपासी जो थी हमारे पोप्स वगैरह, तुम धर्म में रहो ना, नहीं हमें तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में घुसना है, हमें तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी को बदल के रख देना है। घुस गए पॉलिटिक्स के अंदर, घुस गए मिलिट्री के अंदर, ये ऐसे करो वो वैसे मत करो, ये ऐसे करो वो उस तरीके से करो। जो नाइट्स का कॉन्सेप्ट है वो यही है, रिलीजन को पॉलिटिक्स से मिला दिया, रिलीजन को मिलिट्री से मिला दिया और नाइट्स जैसे कॉन्सेप्ट्स का जन्म हुआ जो कि रिलीजियसली साउंड है बट लड़ भी सकते हैं। और जो पेपेसी है वो सीधा सीधा रॉयल फैमिलीज़ के साथ घुलने मिलने लग गई, उनके घरों में दखल अंदाजी करने लग गई, तो और ज़रा आग फैलनी और बढ़नी शुरू हो गई। यहाँ एक तरफ लड़ाइयाँ चल रही हैं, पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर उजड़ा पड़ा है, लोग एक दूसरे को काट रहे हैं, मार रहे हैं, ज़्यादा ज़मीन हमारे पास आई, और एक तरफ जन्म हो रखा है एक ऐसे फ़िलासफ़र का जो कि दूर से बैठ के सब चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हैं। एक ऐसा इन सिटीजन्स में एक ऐसा इंसान है जो ये प्रैग्मेटिक फ़िलासफ़ी, प्रैक्टिकल फ़िलासफ़ी को बैठ को ऑब्जर्व कर रहा है कि यार ये सिर्फ कहानियाँ नहीं हैं, ये सिर्फ किताबी दर्शन नहीं है, ये आप अपनी आंखों से भी दर्शन कर सकते हैं इन चीज़ों के। टू ऑब्जर्व, दैट इज़ व्हाट दर्शन इज़, टू ऑब्जर्व, दैट इज़ व्हाट फ़िलासफ़ी इज़। इन्होंने उठा के वो रूथलेस चीज़ें, वो क्राइम, वो जो भी इंस्टेबिलिटी चल रही थी उसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया और निकल चले ये एक महान पॉलिटिकल फिलोसोफर बनने के लिए। ये तो हमने बात कर ली कि जब तक माकियावेली पिक्चर में नहीं आए थे कैसा था इटली, अब फ्लोरेंस पर्टिकुलरली, अब माकियावेली पिक्चर में आ चुके हैं तो कैसा था पूरा फ्लोरेंस और पूरा इटली का, क्या काया पलट हुई। पर्टिकुलरली मदिची फैमिली जो थी 1494 में जब उनको बाहर खदेड़ा गया तो ऑटोक्रेटिक रूल से अब एक रिपब्लिक रूल आया, अब पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स आने लग गए, जनता की सरकार बननी शुरू हो गई, लोग चूज़ करेंगे, लोग रहेंगे सरकार में और एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सिटीजन्स को वहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है भाई, चल रहा है, लोगों की सत्ता चल रही है, कहने को चल रही है, लेकिन वापस जब आए मदीची फैमिली वापस आई तो वापस वो ऑटोक्रेटिक रूल ले आए थे अपने। माकियावेली चूँकि बात करने में अच्छे थे, आर्टिकुलेशन स्किल्स अच्छी थी, ऑब्वियसली एक फिलोसफर थे, तो उनको पर्टिकुलरली जो मिलिट्री अफेयर्स और फॉरेन अफेयर्स में रखा गया, उनका सबसे बड़ा काम था कि सिटी स्टेट्स के बीच में सुलह कराना, सिटी स्टेट्स के बीच में बात करना और जो भी यूरोपियन पावर्स उस वक्त की थी उनके बीच में बात करवाना। एक ऑल्टरनेटिव फोर्स उन्होंने खड़ी करी, जो मर्सिनरी फोर्सेस तो उनको हटाया कि भाई इतना पैसा भी लग रहा है उनके ऊपर, है ना, और उनको इतनी ट्रेनिंग में भी टाइम जा रहा है, यहाँ पे उनके अंदर वो आग जलानी बहुत ज़रूरी, वो पैसे के लिए काम करते हैं, पैसे के लिए, पैसे के मुरीद हैं वो लोग, तो उनके अंदर वो मोटिवेशन, पैसा दो, पैसा तो तब तक काम करेंगे, लेकिन सिटीजन तो ऑटोमेटिकली ही अंदर से ही उनको प्रोत्साहन मिलता है, अंदर से ही मोटिवेटेड रहते हैं, अंदर से ही उनकी वो निकल के आती है, क्या बोलते हैं उसको, प्रेरणा, कि हमें देशभक्ति के लिए काम करना है। तो उनको मैनिपुलेट करना सबसे ज़्यादा आसान है। राइट्स, किसी भी कंट्री में राइट्स होते हैं, क्यों होते हैं? कुछ नहीं करना भाई, सरकार को बस आग लगा देनी है, चाहे लोग देखना भी नहीं चाहते, वो जो आग लगी है वो सरकार ने अपने ही बंदे भेज के लगवाई है, नहीं लगवाई, नहीं भाई, इस धर्म के बंदे का नाम आया, उस धर्म के बंदे का नाम आया, बस राइट्स होंगे, सरकार बैठ के पॉपकॉर्न खाती है और लोग एक दूसरे को काटते हैं, मारते हैं। जब लोग ही एक दूसरे की मिलिट्री बन रखे हैं तो हमें मर्सिनरीज की ज़रूरत क्या है? इतना पैसा उनको देने का क्या ज़रूरत है? इतनी उनको तनख्वाह दो। लेकिन बात ये नहीं कि पूरी तरीके से वो देश, वो पर्टिकुलर सिटी डूब गई, बड़े बड़े वहाँ पे आर्किटेक्चरल मार्वल्स बने, बड़े बड़े फिलोसफर्स आए, बड़े बड़े पेंटर आर्टिस्ट आए, अपने लियोनार्डो डा विंची, माइकल एंजेलो, मतलब वेल्थ पूरी तरीके से आया, आर्किटेक्चर फ्लरिश किया, आर्ट फ्लरिश किया, ह्यूमनिस्ट थॉट्स आए। मतलब एक तरफ तो बदमाशी है, जब तक दौलत ना पड़े बदमाशी है, बट हाँ एक तरफ हमारा वेल्थ चल रही है, बड़े बड़े लैंडमार्क्स बनने लग गए जिसने कल्चरल सिग्निफिकेंस फ्लोरेंस की मार्क कर दी। ना सिर्फ इटालियन पॉलिटिक्स का इनके ऊपर असर था, ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे रोमन पॉलिटिक्स से भी। रोमन एम्पायर उस वक्त बहुत बड़ा था, रोमन एम्पायर उस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग था, और उसका अगर माकियावेली के ऊपर असर ना पड़े तो क्या ही बात है। माकियावेली को रोमन्स का एक कॉन्सेप्ट बहुत ही सॉलिड लगा, विच वॉज, जो उन्होंने इंस्टीट्यूशंस बना रखे थे और इंस्टीट्यूशंस के बीच में कैसे पावर डायनामिक्स चलता था, पावर, शक्ति और सत्ता किस तरीके से बैलेंस करी हुई थी। जैसे सेनेट थे, काउंसिल्स थे, ट्रिब्यून्स थे, किस तरीके से चल रहा था, कब कर्व ऊपर हो सकता है, कब कर्व नीचे हो सकता है, और क्या उनकी अप्रोच थी। क्या अगर पॉलिटिकल अफेयर्स में कुछ अनबन हुई तो कौन सा पर्टिकुलर बॉडी पार्ट वहाँ पे जाके काम करेगा, सेनेट, काउंसिल या ट्रिब्यून्स। जहाँ पे ट्रिब्यून की ज़रूरत है वहाँ सेनेट की ज़रूरत नहीं है, जहाँ सेनेट की ज़रूरत है वहाँ ट्रिब्यून्स और काउंसिल्स की ज़रूरत नहीं है। तो एक बहुत सॉलिड पावर फ्लो बना रखा था, पावर डायनामिक बना रखा था। जो मिलिट्री इंसाइट इनको मिला था माकियावेली को, रोमन एम्पायर से मिला था। रोमन एम्पायर की जो स्ट्रैटेजी थी सिंपल थी, बारबेरिक स्ट्रैटेजीज थी, बहुत सॉलिड स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी। बारबेरिक मतलब
मतलब एकदम फाड़ फोड़ कर देने वाली, एकदम, वैसे तो बारबेरिक मतलब अपने में होता है बहुत बेस लेवल की, बहुत ज़्यादा निचली, बट वो काम करती थी। और माकियावेली वॉज ऑल अबाउट एफिशिएंसी। भाई अगर तुम्हारी मिलिट्री एफिशिएंट है तो वो बेस्ट है। और वहीं से इनका कॉन्सेप्ट आया कि सिटीजन पावर्ड मिलिट्री ज़्यादा बेटर है, रादर तुम लोगों को सिखाओ, ट्रेनिंग दो, और उनको कहीं और ज़्यादा पैसा मिला तो भैया देशभक्ति 2 मिनट में ख़त्म हो गई। लीडरशिप जिससे इन्फ्लुएंस थे, जूलियस सीजर, सीपीओ अफ्रीकानस, कि भाई क्या रोमन लीडर्स रह चुके हैं। लेकिन यहीं पे इन्होंने कहा कि भाई ये देखो यही है सत्ता, दिस इज़ वॉट राजनीति इज, दिस इज़ वॉट पॉलिटिक्स इज। देखते हो कैसे जूलियस सीजर को अपने ही लोगों ने धोखा दिया, कैसे जूलियस सीजर का अपने ही लोगों ने काट दिया, अपने ही पीठ पीछे खंजर घोंप दिया। भाई साहब कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। सबसे बड़ी चीज़ जो रोमन एम्पायर की इनको इन्फ्लुएंस करती थी वो थी कि भाई वो कितने फ्लेक्सिबल और अडेप्टेबिलिटी उनके अंदर है। अगर वो जीते भी किसी पर्टिकुलर लेट से कस्बे को उन्होंने कॉन्कर कर लिया, जीत गए, उनके लोगों को बाकी देश क्या करते थे, मार देते थे, गुलामी में लगा देते। नहीं, उनको रोमन लोग अपने पास बुलाते थे, उनको रोमन लोग नौकरी देते थे, उनसे रोमन लोग सीखते थे भाई उनके कल्चर में क्या होता है, उनकी मिलिट्री में क्या होता है, उनके पावर डायनामिक्स में क्या होता है, वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या करते हैं, उससे वो लोग और सीखते थे और अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग बनाते थे। तो ना सिर्फ हराने का काम था बट लर्निंग का काम था। हमको तो भैया जहाँ से ज्ञान मिल जाए वो अच्छा। लर्निंग कर्व रोमन एम्पायर का हमेशा ऊपर रहता था। और माकियावेली ने कहा कि ये बिलीफ होना बहुत ज़रूरी है कि इनोवेशन आना ही आना चाहिए। अगर आपको पावर मेंटेन रखनी है तो आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा, अगर आपको अपनी ताकत मेंटेन रखनी है तो आपको अपग्रेड होते रहना पड़ेगा विद टाइम। ये नहीं एक चीज़ ये बैठ गए और कोई आगे मतलब नहीं, हमारी जो सत्ता में चल जाए, हमें भाई अपडेट रहना पड़ेगा, तभी कुछ होगा आगे। डिस्कोर्सेज ऑन लीवी में इन्होंने रोमन एम्पायर को एक परफेक्ट स्टेट की तरह दिखाया कि रोमन एम्पायर कैसे सिविक वर्च्यू, मिलिट्री स्ट्रेंथ, वेल्थ सबको एक साथ जोड़ता है, किस तरीके से पॉलिटिक्स जो कि बहुत थ्योरेटिकल है उसको प्रैक्टिकल करके दिखाता है आपके सामने, आपकी आंखों के समक्ष जीतता जागता ये रोमन एम्पायर है। आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत ही क्या है। पार्ट 3 में हम लोग आ जाते हैं इनके मेजर वर्क्स के ऊपर और उसका क्या फिलोसॉफिकल कंट्रीब्यूशन रहा, क्योंकि इनकी किताबों में बहुत कुछ छोड़ा गया है जिससे आप इनके बारे में जान सकते हैं, इनकी पॉलिटिकल फिलॉसफीज़ के बारे में, ये क्या कहना चाहते थे, कहाँ से क्या चीज़ इलेबरेट करी। तो सबसे पहली जो हम इनकी किताब उठाएंगे जो कि पोस्टोनॉमसली इनके मरने के बाद रिलीज़ हुई वो थी द प्रिंस। 1532 में ये रिलीज़ हुई। पर्पस और कॉन्टेक्स्ट जान लेते हैं सबसे पहले। प्रिंस का क्या था? प्रिंस का पर्पस था भाई रूलर्स को गाइड करना, टीच करना, पावर कैसे लें, राजनीति में कैसे आए, और उस राजनीति में आना सब कुछ नहीं होता, उसको मेंटेन करना। भाई जिम जाके ऐप्स तो बना ली, अब उस ऐप को मेंटेन करना भी आना ज़रूरी है। भले ही कितने इमोरल और हार्श मेथड्स का इस्तेमाल करो, भले ही आप खाना पीना रोटी खा लो, अपनी माँ कितना ही पेलें कि भाई आलू का पराठा बनाया खाता नहीं है, लेकिन नहीं भाई हम अपनी बॉडी के ऊपर हार्श होंगे। और यही इन्होंने कहा, अगर बदमाशी करनी है बदमाशी करें, गंदगी करनी है गंदगी करें, अगर गलत लग रहा है दुनिया को गलत करें, लेकिन कुछ लोगों के साथ गलत या कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए बहुत बड़े लोगों के साथ गलत आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बेहतर प्रूफ कर सकता है। 1513 में लिखी गई थी। लैटिन टाइटल उसको दिया गया था, बहुत वियर्ड, इटालियन में नहीं लिखा गया था, बट लैटिन टाइटल दिया गया था दे प्रिंसिपतिबस ऑफ प्रिंसिपैलिटी, जिसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लें। और 1532 में पोप क्लेमेंट द 7th इनके अप्रूवल के बाद ये किताब, क्योंकि उस वक्त पोप्स के थ्रू होके जानी पड़ती थी, कोई भी आप इतने बड़े लिटरेरी फिगर ने अगर कुछ लिखा है कि उसमें लिखा क्या है, और कंट्रोवर्सी बहुत थी पब्लिश होने से पहले, उसके अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज थी जिसके बारे में बात हुई। और ये भी बात हुई कि पोप क्लेमेंट ने उसको क्यों ही रिलीज करने दिया। क्यों अलग है किताब? अलग इसलिए क्योंकि टाइटल लैटिन में लिखा है बट किताब इटालियन में लिखी, जिससे कॉमन लोगों के लिए आसानी हो पढ़ने में। अगर हिंदी में कोई सॉलिड किताब निकले तो कितनी बड़ी जनसंख्या उसको पढ़ सकती है। ये बुक है किस चीज़ के बारे में? जिससे ये इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा हुए थे सीज़ार बोर्जिया, उनके ऊपर है कि किस तरीके से उन्होंने अपनी टैक्टिक्स यूज़ करी। वो क्या रूथलेस लीडर थे, उनके सामने पहाड़ भी आ जाता था तो किस तरीके से पहाड़ को तोड़ देते थे। पॉलिटिक्स, रिलीजन, हिस्ट्री एक दूसरे में कैसे मेल खाता है, और कैसे आप एक सोसाइटी में आइडियल्स बना के नहीं रह सकते कि हमने तो आइडियलिस्टिक सोसाइटी बना दी और हमें किताब पे उतार दिया, उसको हम बैठे हैं, आप उसको प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, वो सब भी इसमें था। क्यों इंपॉर्टेंट बनी ये किताब? इसलिए इंपॉर्टेंट बनी कि ये एक पहली ऐसी किताब थी जिसने मॉडर्न पॉलिटिक्स के बारे में पूरी तरीके से प्रचार किया और
कैसे पॉलिटिक्स रियल वर्ल्ड में अप्लाई हो सकते हो। उस वक्त में जो चीज़ें लिखी थी आज की डेट में भी मॉडर्न पॉलिटिक्स में अप्लाई हो सकती हैं। दूसरी चीज़, ट्रेडिशनल रिलीजियस वैल्यूज़ जो थे, ट्रेडिशनल मॉरल आइडियाज से, वो उनसे हट गए। माकियावेली ने बोला मुझे इससे मतलब नहीं भाई साहब, इसको सामने से हटाओ, हम तो कांड करेंगे और हम तो कांड करने आए हैं। और उन कांडों का जितना भी इन्होंने वक़ात जो प्रबंध था वो इसके अंदर डाल दिया। कंट्रोवर्शियल क्यों थी? क्योंकि इसके अंदर एक टर्मिनोलॉजी थी, एक शब्द था जिसका नाम है माकियावेलियन। और माकियावेलियन किसी भी नेगेटिव, बदमाश, गलत चीज़ को बोला जाता है। और आने वाले जितने भी पब्लिक रिलेशंस थे, या आने वाले जितने भी पॉलिटिशियंस थे, आने वाले जितने भी लोग थे, उनके माइंडसेट को इस किताब ने बहुत नेगेटिवली शेप किया। बहुत नेगेटिवली लोग इसको देखने लग गए। ये अलग इसलिए दूसरी किताबों से क्योंकि ये शॉर्ट है। लीवी वगैरह दूसरी किताबों से ये ज़रा शॉर्ट है। और बेसिकली इसका इम्पैक्ट ये पड़ा हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स के ऊपर कि इसने पावर और लीडरशिप को इस तरीके से दिखाया कि भाई देखो, इटली उस वक्त केओस में था ना, जब मेडिची फैमिली छोड़ के गई, केओस में था। उस केओस को कैसे माकियावेली ने अपने हिसाब से मोल्ड किया, उस केओस को कैसे, उस गोबर को कैसे खाद में बदल दिया, और वो खाद से कैसे खूबसूरत पेड़ पौधे फूल फाल निकले। आज भी पॉलिटिकल फिलॉसफी करिकुलम में, और बहुत पॉलिटिकल फिलॉसफी करिकुलम में होगा तभी तुम ये लेक्चर देख रहे हो मोस्ट प्रॉब्ली, आज भी ये चीज़ पढ़ाई जाती है। क्योंकि उस वक्त केओस था, उस वक्त पॉलिटिक्स इतनी स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं थी। क्रिश्चियन एम्पायर जब तक, जहाँ जहाँ क्रिश्चियन एम्पायर थे वहाँ बहुत ही अलग चीज़ें चल रही थी। इसने बोला भाई पॉलिटिकल फिलॉसफी प्रैक्टिकल होनी चाहिए, थ्योरेटिकल नहीं होनी चाहिए। लो भाई, सबकी लगा दी। माकियावेली बोर्जिया से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, और बोर्जिया की जो पूरा बखान था उन्होंने अपनी किताब द प्रिंस में भी दिया कि भाई एक लीडर और किस तरीके से इनकी रूथलेस टैक्टिक्स थी। ऐसी एक कहानी है, 1502 में बोर्जिया ने जितने लोकल लीडर्स थे उनको एक बैंक के हॉल में बुलाया, पार्टी हो गई, कुछ हो गया, और अनबन चली रही थी सबके बीच में कि भाई कंट्रोल रीजन के ऊपर कैसा है, कैसा नहीं है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। और बोर्जिया ने सबको वहाँ पे चुटकी बजाते ही ख़त्म करवा दिया। और ये रेफरेंस माकियावेली को छू गया कि भाई लीडर हो तो ऐसा हो, भाई क्या लीडर है, 2 मिनट में सबको मार दिया, लीडर तो ऐसा होना चाहिए। ह्यूमन राइट्स की गया तेल लेने, है ना, मॉरल राइट्स गया तेल लेने, राइट टू फ्रीडम गया तेल लेने, मार दो भाई, जो कांड करे, जो छेड़खानी करे, उसको फेस ऑफ द अर्थ से रिमूव कर दो। जो मेन पर्पस था इस किताब का वो था पॉलिटिकल रियलिज्म दिखाना। धर्म के अपने रूल्स हैं, है ना, हर चीज़ के अपने रूल होते हैं, ऐसी राजनीति के अपने रूल्स होते हैं, और उन रूल्स के हिसाब से राजनीति को चलना चाहिए। राजनीति इज़ नॉट थ्योरी, थ्योरेटिकल नहीं है कि भाई थ्योरी में बात कर ली हमने, हाँ उसने ऐसे बोला, उसने वैसे बोला, ऐसे यहाँ से उसका लॉ दे दो, वहाँ से वो लॉ पास कर दो। नहीं भाई, इट हैज़ टू बी प्रैक्टिकल, उसको करके दिखाना है। उन्होंने इसको नाम दिया इफेक्चुअल ट्रुथ। एक सत्य होना चाहिए इसके पीछे, और पॉलिटिक्स के पीछे जो सत्य है वो है जो पॉलिटिक्स को, राजनीति को बनाता है। ना सिर्फ इन्होंने पॉलिटिक्स के बारे में बात करी, रूलर्स के लिए इन्होंने एडवाइस दी, एक बड़ी विशेष टिप्पणी दी, और पॉइंट वाइज सब कुछ सेगमेंटाइज किया, और बोला कि भाई साहब किस तरीके से एक रूलर को एक देश चलाना है, अपनी पावर चलानी है, अपनी सत्ता चलानी है, एक स्टेट कैसे बनाया जा सकता है, एक स्टेट को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, और किस तरीके से तुमको प्रेजेंट करना है, बिहेव करना है, चाहे अपने आप के साथ या फिर पब्लिक स्फेयर में, मतलब जनता के सामने। पूरा एक मेथड दिया। ये कुछ वैसा ही हुआ जो कि प्री सोक्रेटिक्स के टाइम पे, जो प्री सोक्रेटिक्स के बाद जो सोफिस्ट लोग आए थे, जिन्होंने एक मेथडोलॉजी दी, एक मेथड दिया ऊपर से नीचे कि इस तरीके से पॉलिटिकल लीडर्स को परफॉर्म करना है। जो सोफिस्ट थे ना, सोफिस्ट ने ये दिया जिसको रिटोरिक बोला जाता है। मैंने प्री सोक्रेटिक लेक्चर में उनके बारे में बता रखा है, सुकरात अरस्तु वाले लेक्चर में भी उनके बारे में बताया हुआ है, क्योंकि उनके अपने मेथड्स थे। अरस्तु के तो अपना मेथड था रिटोरिक का। ना सिर्फ इन्होंने इधर उधर की बातें उठाई, अपना जो करियर था उसमें जो चीज़ें थी उसको उस किताब में डाला कि उन्होंने क्या सीखा। पहली ऐसी किताब थी जिसमें कोई पॉलिटिकल लीडर या पॉलिटिकल ऐसा इंसान जो पॉलिटिक्स में रह चुका है वो किताब में अपनी चीज़ें उतार रहा है। मतलब समझ लो वन ऑफ द फॉरमोस्ट पॉलिटिकल एजुकेशनल किताब थी वो, पॉलिटी से रिलेटेड। एडवाइस तो दी इन्होंने, लेसन्स अपने लिखे, ना सिर्फ अपने लिखे, आसपास के लोगों से जो लेसन सीखे, वो हिस्ट्री में जो लेसन्स थे, हिस्ट्री से हम क्या पॉलिटिक्स में क्या क्या चीज़ें सही हुई, क्या कांड हुए, क्या नहीं हुए, वो भी इन्होंने यहाँ पे लिखी। और उस वक्त का कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा सेंसिटिव स्टेट पे था उस वक्त इटली,
थोड़ी सी छेड़खानी कहीं पे भी ले जा सकती थी। रोमन, जो तुम्हारा होली रोमन एम्पायर है, तुम्हारा फ्रांस है, स्पेन, इन सब के बीच में एक टेंसफुल माहौल, एकदम जंगे आम कलेआम कत्ले नहीं चल रहे थे, बट एक टेंस माहौल था, सबको कंट्रोल चाहिए था यूरोप के ऊपर। और उसी बीच इन्होंने किताब लिखी उन सिटी स्टेट्स को समझाते हुए, इन कंट्रीज़ को समझाते हुए। इस किताब में क्या की फिलोसॉफिकल टेक्स हैं। सबसे पहला टेक था द नेचर ऑफ पावर, कि अगर एक रूलर को स्टेबल स्टेट बनाना है, स्टेबल कंट्री बनानी है, स्टेबल सिटी बनानी है, तो उसको पावर में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस पावर को लाने के लिए उसको जो करना है वो करे, और पावर से स्टेबिलिटी आती है। अगर पावर नहीं रहेगी तो आपके सत्ता में केओस रहेगा। अगर पावर नहीं रहेगी, कोई और आपको ओवरटेक कर लेगा, कोई और आपको हरा देगा। आपको केओस से बचना है, आपको डिसऑर्डर से बचना है। और ये नहीं कि भाई रूल्स चलते आ रहे हैं, वो चलते आ रहे हैं, जिसको बोला अडेप्टिंग टू चेंज। कि अगर कोई ऐसा सिचुएशन आ रहा है जहाँ पे आपको अपने आप को बदलने की ज़रूरत है, देश तरक्की की तरफ जा रहा है, लोग मॉडर्नाइज हो रहे हैं, इंटेलेक्चुअल बन रहे हैं, तो आपको भी अपनी पावर, अपनी फ़िलॉसफी उस हिसाब से चेंज करनी होगी। ये नहीं जो चलता आ रहा था सदियों से, जो हमारी परंपरा थी, उस परंपरा को लेके हम घिसते रहेंगे जब तक लोग अपने आप ही वो परंपरा का कत्ल ना कर दें। अपने स्टेट को कभी भी रिस्क पे मत डालो। अपनी पावर को, अपनी पॉलिटिक्स को सरवाइव करवाने के लिए जो हद में आए वो करो। ये मत सोचो ये मॉरली रॉन्ग है, ये मॉरली सही है। जो चीज़ आपको पॉलिटिकली पावर में रखे, जो चीज़ आपके सिटीजन्स के ऊपर आपका कंट्रोल रखे, उन चीज़ों को करना बिल्कुल जायज़ है। एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर, कहते हैं ना। भाई तुम प्यार करो, तुम जंग करो, हमें पावर मेंटेन करके रखनी है, केओस को दूर भेजना है। क्योंकि जिस दिन तुमने वो चिंग इन दी आर्मर दिखा दिया, मतलब एक होता है ना आर्मर प्लेट होती है, उसमें अगर छोटा सा क्रैक भी दिखा दिया ना, तो तीर वहीं मारी जाएगी तुम्हारी छाती में। तो वो चिंक इन दी आर्मर, वो क्रैक कभी भी नहीं आना चाहिए। हमें ये नहीं देखना कि हमारा जो डिसीजन है वो गलत जा रहा है कुछ लोगों के लिए, हमें ये देखना है वो ज़्यादातर लोगों के लिए कितना सही है, भले ही वो कितना ही गलत हो, है ना। भाई जर्मनी में हो चुका है कांड, बहुत कंट्रीज अब वो कांड की तरफ जाने की उन्होंने कोशिश करी। जर्मनी तो फॉरमोस्ट एग्जाम्पल उस कांड का, कि भाई ग्रेटर गुड, उन्हें लग रहा है ग्रेटर गुड इज़ व्हाट, क्रिश्चियनिटी। उन्हें लग रहा है ग्रेटर गुड इज़ आर्यंस, तो जूस को उन्होंने पेलना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जलन थी। मैंने जो बताया ना, सिगमंड फ्रॉइड, सिगी बाबा का जो लेक्चर, साइकोलॉजी का पहला लेक्चर हमने डाला था 6 घंटे वाला, एकदम खतरनाक, मज़ा आ गया था। उसमें जो मैंने कॉन्टेक्स्ट बताया था जर्मनी का, यही था। एक तरफ पावर में आ रहे थे, और ये चीज़ कोई नहीं बताता, जो कि माकियावेली की किताब में नहीं थी क्लियर, कि भाई पावर में तो रहना है, लेकिन जो जलन मच रही है एक छोटी माइनॉरिटी ग्रुप से, उस जलन को हटाने का क्या समाधान है। उस जलन को हटाने के लिए हम हाथ मिला लें उनके साथ आगे बढ़े, कि भाई तुमने जो सीखा हमें सिखाओ। नहीं, इरेडिकेट, एक्सटर्मिनेट, ख़त्म कर दिया जाए, जो कि जर्मनी में हुआ। थर्ड राइख ने ये किया। फिर इन्होंने 2 कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करी, जिसको इन्होंने कहा वर्चू एंड फॉर्चूना। सबसे पहला वर्चू, ये एक रूलर की, ये एक राजा की, या ये एक पॉलिटिकल लीडर की स्किल, स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंस, पावर डायनामिक्स और एबिलिटी टू चैलेंजेस दिखाता है, कि भाई किस तरीके से हम चुनौतियों के अगेंस्ट जा सकते हैं और एक बेहतर लीडर बन के बाहर निकल के आ सकते हैं। हम कैसे अपने इंटेलेक्चुअलिटी का इस्तेमाल करके, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके एक सत्ता को सत्ता बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। एक स्ट्रॉन्ग और ताकतवर रूलर वो होता है जो अपने इन टैलेंट्स को इस्तेमाल करके एक स्टेबिलिटी लाए। जो भी ऑब्स्टिकल हैं, जो भी रोड़े आ रहे हैं आपके रास्ते में, उनको ओवरकम करें। एक इन्होंने दिया कॉन्सेप्ट विच इज़ फॉर्चूना, विच इज़ लक। और ऐसी कुछ चीज़ें आती हैं इन द पॉलिटिकल जर्नी, पॉलिटिकल करियर, जो कि भाई आपके हाथ में नहीं होती। वो अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेज होते हैं जिसको आप अपने मुट्ठी में नहीं रख सकते हैं, वो आपके मुट्ठी से कभी भी बाहर आ सकती हैं। तो हर चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है ना, तो इसके बीच में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। जिसको इन्होंने कहा कि आपका जो वर्च्यू होता है, वैसे तो अपनी एबिलिटीज़ के हिसाब से अपनी राजनीति चलाओ, बट कभी कभार ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, आपकी मुट्ठी में नहीं है, बट आपको उनको ओवरकम करना है, एक बैलेंस बनाना है, अपना दिमाग इस्तेमाल करके उस अनफॉर्चुनेट इवेंट का ध्यान रखना है। लेट से महामारी आ गई, देश ख़त्म हो रहा है, सत्ता गिर रही है, पूरी तरीके से लोग महामारी में मर रहे हैं ना, भुखमरी आ गई लेट से, तो क्या करोगे? वो तो तुम्हारे हाथ में नहीं था ना। लेकिन तुम अपने वर्च्यूज़ का इस्तेमाल करके, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके एक लीडर उस परेशानी से बाहर आ सकता है। तो हमने वर्च्यू और फॉर्चूना दोनों का
एक बैलेंस बना लिया, फियर वर्सेस लव। मुझसे तुम नफरत करो, डरो, रादर मुझे प्यार करो। प्यार आज है, कल चेंज हो जाता है। आज अट्रैक्शन है, मुझसे प्यार है, कल को मैं बूढ़ा हो गया या कल को मेरी ताकत काम नहीं कर रही तो मुझसे जो है तुम को उठा के फेंक दोगे जैसे दूध से निकाली हुई मक्खी। तो फियर होना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फियर को मैं प्रायोरिटाइज करता हूँ और फियर से मैं किसी भी चीज़ के ऊपर कंट्रोल कर सकता हूँ। क्योंकि लोग घबराते हैं, क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। प्यार में तो ये हाँ भाई ठीक है, सामने वाला तो फिसल गया ही है, हम भी फिसल गए हैं, उसके लिए जो हो रहा है चल रहा है, चलने दो, लेकिन कट भी सकता है। सब बोल रहे थे कि भाई एक मोटिवेटर चाहिए हमें सोसाइटी में, कि भाई जो जनता को मोटिवेट करे। तो किसी ने बोला कि भाई प्यार है जो मोटिवेट करता है लोगों को हमारे प्रति, प्यार हमारे प्रति भक्ति। कहता है नहीं भाई, वो प्यार आज है, कल चला जाएगा। ऐसे ही होता है, धर्मों में होता है। बहुत धर्म आए, बहुत धर्मों के गॉड्स के प्रति और लीडर्स के प्रति प्यार, वो धर्म आज, हज़ारों धर्म आए थे, वो धर्म आज एग्जिस्ट भी नहीं करते, है ना। तो इन्होंने कहा भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, फियर होना चाहिए। फियर से वो मोटिवेट होते हैं कि भाई अगर हम इसको पूछेंगे नहीं, हम इसकी बात नहीं मानेंगे तो हमें पनिशमेंट मिलेगी, हमें मार दिया जाएगा, हमारे अंग काट दिए जाएंगे, हमारे साथ बुरा व्यवहार होगा, तो वो करते हैं। लेकिन इन्होंने कहा जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े तब तक अपनी जनता के अंदर फियर मत डालो, वरना अगर हेट्रेड आ गई उनके अंदर, फियर और हेट्रेड के बीच में भी फाइन लाइन ऑफ डिफरेंस है। अगर फियर हेट्रेड में बदल गया तो रेबिलियन हो जाएगा, तो कलेश हो जाएगा, जो आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ है ना। और वो होना ही अपने में आपका देहांत है, वो होना ही अपने में आपका लॉस है। फिर इनका दूसरा काम आया विच वॉज लीवी। 1517 में ये काम आया और इसके अंदर इन्होंने एनालिसिस दिया था रोमन एम्पायर का और द होली रोमन एम्पायर का, और उनका मॉडल ऑफ गवर्नेंस किस तरीके से रहता था, कैसे एक स्ट्रॉन्ग स्टेट को बनने में रोमन एम्पायर ने इन्फ्लुएंस किया। और उसका जो आप जितनी उसकी वो कर लें, तारीफ कर लें, उतनी कम है। तो माकियावेली ने पावर बैलेंस और पावर डायनामिक्स में जो बार बार बोल रहा हूँ ना, डायनामिक्स मतलब क्या फ्लो चल रहा है पावर का, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, कहीं भी बीच में अड़चन नहीं आ रही, कहीं भी बीच में रुकावट नहीं आ रही, वो चलता जा रहा है। तो डिवीजन जो था वो तो कौंसल, सेनेट और ट्रिब्यून्स में। कौंसल जो हो गया आपके एग्जीक्यूटिव, सेनेट हो गए एरिस्टोक्रेसी, और ट्रिब्यून्स हो गए डेमोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी एक के हाथ में पावर है और वही सब कुछ डिसाइड करेगा, लेकिन ट्रिब्यून्स भी हैं जो उसको बताएंगे या उसके ऊपर चेक रखेंगे कि सही हो रहा है कि नहीं हो रहा। और एग्जीक्यूटिव है जिसका काम है भाई जो रूल्स आ रहे हैं, रेगुलेशंस आ रहे हैं, वो सही से चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है वही रीज़न है किसी भी शहर का, किसी भी सिटी स्टेट के सक्सेस होने का। इन्होंने रिपब्लिकनिज्म पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दिया कि लोगों की गवर्नमेंट होनी चाहिए। ठीक है, आपका सिंगल पार्टी रूल चल रहा है, सिंगल इंडिविजुअल रूल चल रहा है विच इज एरिस्टोक्रेसी, बट एरिस्टोक्रेसी ना कभी कभार गलत भी साबित हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे फ्रीडम नहीं है, वहाँ पे अडेप्टेबिलिटी नहीं है, वहाँ अकाउंटेबिलिटी नहीं है। पहली बात तो खुली छूट नहीं है, जनता को जो करना है वो कर सकते हैं। दूसरी चीज़, वो अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जो कर रहा है करने दो भाई, हमें क्या मतलब। जब जनता अपने आप ही सत्ता में रहेगी तो उनको ये लगेगा ना हाँ भाई हमारा भी योगदान इसमें जा रहा है, जो कर रहा है करने दो। और तीसरा अडेप्टेबिलिटी, अडेप्ट नहीं करना चाहता, जो हमारे बाप दादा परदादा हमारे पिछले लोग करते हुए आ रहे हैं वो हम आगे भी करते रहेंगे, या बाप दादा परदादा नहीं तो जो हमारे लेट्स से पार्टी के लोग हैं जो करते आ रहे हैं हम वही करेंगे। इनका ये मानना था कि रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए जिसमें शेयर्ड पावर, शेयर्ड स्ट्रक्चर रहना चाहिए। एक के हाथ में दोगे, एक का डिसीजन आएगा तो चीज़ें और गलत जाएंगी और केओस आएगा। यहाँ पे आप लोगों को भी ले, और लोगों को जैसे ही ले आओगे एक न्यायपूर्वक पॉलिटिकल सिस्टम बन जाएगा, एक जस्ट सिस्टम बन जाएगा। इसमें बदमाशी जितनी कम हो उतनी अच्छी रहेगी। कलेक्टिव रूल में इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग बनेंगे, जैसे जो हमने यहाँ सेनेट की बात करी, काउंसिल्स और ट्रिब्यून्स की बात करी, वहाँ पे अगर लोग आ रहे हैं तो वहाँ पे स्ट्रांग रहेगा। रादर एक आदमी और वो आदमी डिसाइड कर रहा है कि ये इसका लेट्स से सेनेट का ये बनेगा लीडर, काउंसिल्स का ये बनेगा, जुडिशरी का ये बनेगा, तो वो अपने पर्सनल बायस के हिसाब से उन लोगों को बना रहा है, रादर कलेक्टिव थॉट। इन्होंने ये कहा कि अगर कॉमन गुड के तरफ जाए, अगर हम इसकी और फिलोसॉफिकल डेप्थ्स में घुसें, तो इन्होंने कहा कि अगर हमें लोगों के कॉमन गुड में जाना है कि सबके लिए क्या बेहतर है, तो हमें रिपब्लिक गवर्नमेंट होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मोनार्क्स आ गए, ओलिगार्क्स आ गए, तुम्हारे प्रिंसिपैलिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ गया, वन पार्टी सिस्टम आ गया, वन पर्सन सिस्टम आ गया, लेकिन वो ना लॉन्ग टर्म में सही नहीं होता, क्योंकि वो अपने लिए काम कर रहे हैं, वो एक इंसान को नहीं समझ सकते, वो एक इंडिविजुअल को नहीं समझ सकते, तो वो कॉमन गुड की बेहतरी के लिए अच्छा नहीं है, आपकी जनता की बेहतरी के लिए अच्छा नहीं है। एक सिक्लिकल नेचर ऑफ हिस्ट्री के बारे में बात करें कि एक साइकिल में चीज़ें मूव हो रही हैं, और अगर
वन पार्टी रूल रहेगा, सिंगल इंसान का रूल रहेगा, तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या होगी, वो पैदा होगा विच इज़ बर्थ, फिर उसमें ग्रोथ होगी, फिर उसमें स्टेबिलिटी आएगी, फिर एक दिन डीके आएगा और वो एक दिन कोलैप्स कर जाएगा और ये साइकिल रिपीट होता रहेगा। लेकिन अगर हम रिपब्लिक फॉर्म ऑफ सत्ता चलाएं या रिपब्लिक फॉर्म ऑफ पावर चलाएं तो उसमें वो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा डिले कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस आ गए और इंस्टीट्यूशंस लंबे समय तक चलते रहेंगे। ये जो इनका कॉन्सेप्ट है डिटर्मिनिस्टिक व्यू ऑफ हिस्ट्री को निगेट करता है, रिजेक्ट कर देता है। मतलब डिटर्मिनिस्टिक मतलब कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, जो होना था वो होगा ही, हमारी फ्री विल के बाहर है सब कुछ। उन्होंने कहा नहीं भाई, ह्यूमन एक्शन और वर्चू जिसके बारे में हमने बात करी वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है आउटकम्स को शेप करने में। तो अगर सही लोग आपकी सरकार चला रहे हैं तो वो सही आउटकम भी ऐसे ही होगा, गलत लोग अगर आपने सरकार में रख लिए तो उसका आउटकम भी गलत ही होने वाला है मेरे दोस्त। सबसे इन्होंने अजीब बात जो कही वो कहा कि कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़रूरी है। अगर दो जुट हैं आपके देश में या आपकी सोसाइटी में, उन दोनों के बीच में कलेश होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे रोमन रिपब्लिक के जो इंटरनल स्ट्रगल्स थे उसको इन्होंने हाईलाइट किया, विच इज़ पैट्रिशियंस एलीट और द प्लेबिनियंस विच इज़ कॉमन पीपल, कि भाई इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई जिसकी वजह से ट्रिब्यून ऑफ द प्लेब्स निकल के आया और एक बैलेंस बना पावर का। भाई टिरेनी भी हमने बचा ली, बदमाशी होने से भी बचा ली, पूरी पॉलिटिकल सिस्टम, पूरा आपकी राजनीति ऊपर नीचे होने से भी बचा ली, और हमने एक रिफॉर्म भी ले आए, ये भी कहीं ना कहीं खुश, ये भी कहीं ना कहीं खुश। हम लोग दोनों की बातों को, बायसनेस को हमने छेड़ दिया। तो इसके लिए कॉन्फ्लिक्ट होना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये दोनों एक दूसरे से भिड़ते नहीं, एक दूसरे से कलेशबाजी नहीं होती, तब तक कैसे निकल पाता जो हमें चाहिए था। तो उन्होंने कहा पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़रूरी है अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग स्टेट बनाना है। बिना कॉन्फ्लिक्ट के, बिना दोनों पार्टीज़ अपनी, या दोनों जो ग्रुप्स हैं, दोनों जो सेक्ट हैं, वो अपनी आवाज़ जब तक नहीं रखेंगे आमने सामने, तब तक कुछ नया उत्पन्न होकर नहीं आने वाला है और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, केओस रहेगा ही रहेगा। जो वर्च्यू ऑफ फॉर्चूना था, फॉर्चूना हमारी किस्मत है, किस्मत में कुछ भी लिखा है, कुछ भी हो सकता है। बट इन्होंने कहा जो लोग, जिनके पास सही वर्च्यू है, सही दिमाग है, सही स्किल्स हैं, वो फॉर्चूना को भी कंट्रोल कर सकते हैं, वो अपनी किस्मत भी कंट्रोल कर सकते हैं। कहते हैं ना कि भाई अंधेरे में अगर हमारे सामने एक बोर्ड लगा हुआ है और उसके ऊपर आप एक तीर चलाओ तो ज़रूरी नहीं है वो उस बोर्ड पे जाके लगेगा, क्योंकि आप अंधेरे में तीर चला रहे हो। लेकिन यही अगर आपने 50 लोगों को खड़ा कर दिया या आपने 50 तीरें इधर उधर मारी, तो चांसेस हैं कि एक तीर जाके उस बोर्ड के ऊपर लग ही जाएगा, या उन 50 लोगों में से एक आदमी तो उस तीर को वहाँ पे मार ही देगा। तभी एक बंदे के हाथ में किस्मत मत दे दो तो किस्मत ख़राब हुई तो ख़राब ही हो जाएगी। बहुत लोगों के हाथ में अपनी सरकार दे दो, जिससे कि भाई तीर चला रहे हैं, एक की तो तीर जाके लगेगी, जो तीर जिसकी तीर लगी उसको आगे लेके बढ़ जाओ। अगर हम नींव की बात करें, किसी भी सोसाइटी के फाउंडेशन की बात करें, तो लिबर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वतंत्रता बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। अगर स्वतंत्रता नहीं होगी तो लोग तो परेशान हो गए, इंस्टीट्यूशन भी अपने आप में परेशान हो जाएगा। और ये जो रोमन एम्पायर में, रोमन रिपब्लिक में जो पावर डायनामिक है, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, सेनेट में, मैजिस्ट्रेट में और पीपल में, ये अपने आप में ही लिबर्टी को सेफगार्ड करता है कि भाई लिबर्टी है तभी ये लोग काम कर पा रहे हैं, और ये लोग काम कर रहे हैं तो लिबर्टी है, तो स्वतंत्रता एग्जिस्ट करती है। लेकिन भाई इसमें आराम तलब नहीं हो जाना है, कंप्लेसेंट नहीं हो जाना है। उस स्वतंत्रता को सुरक्षित रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं भ्रष्टाचार कर रहे हैं, न्यूछावर खा रहे हैं, भ्रष्ट हो गए, नहीं भाई, उसको कंट्रोल करना, अपने वर्च्यूज़ को कंट्रोल करना। आप विजिलेंट रहें, आप हमेशा सतर्क रहें, कुछ काम सही हो रहा है, कुछ काम सही हो भी रहा है, नहीं हो रहा है, वो सब आप करेंगे तो आपका एक हेल्दी रिपब्लिक बनेगा। और रिपब्लिक होना, पावर से कंट्रोल करना, ठीक है, ईविल काम करना सब ज़रूरी है, बट लिबर्टी होना भी बहुत ज़रूरी नहीं, गला दबा दिया। और उस लिबर्टी से एक स्वस्थ रिपब्लिक बनता है, एक स्वस्थ सत्ता बनती है। तो आगे इन्होंने रोल ऑफ लॉज और इंस्टीट्यूशंस का महत्व बताया कि रोमन्स को देखो, ये लॉज लाए, इन्होंने इंस्टीट्यूशंस बनाए, इसकी वजह से कलेक्टिव गुड हो रहा है सोसाइटी का। ये नहीं कुछ लोगों के हाथ में, जो लोग अच्छे विचारधारा से नहीं आते, उनके हाथ में हमने पूरी पावर दे दी और वो दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं या फिर वो उस स्टेट को कंट्रोल कर रहे हैं। यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। सबसे बड़ा इनका जो डर था, जो लीवी पूरी किताब में आप देखेंगे, वो था फैक्शनलिज्म और करप्शन। फैक्शनलिज्म मतलब एक बड़ा ग्रुप है, एक बड़ा जुट है, वो छोटे छोटे जुटों में बटता जा रहा है, डिवाइड होता जा रहा है, सबके अपने इंटरेस्ट हैं। और करप्शन तब आता है जब अंदर में एक घमंड आ जाए, करप्शन तब आता है जब अंदर एक लालच आ जाए और लालसा आ जाए, एक एम्बिशन आ जाए और ग्रीडीनेस आ जाए। उन दोनों को हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी के चलते, इस भ्रष्टाचार को हटाने के लिए
हमारे पास इंस्टीट्यूशंस का होना बहुत ज़रूरी है, जैसे रोमन एम्पायर में था, जिससे कि आप जिम्मेवारी दे सके ना सिर्फ उन पॉलिटिकल लीडर्स को जो सत्ता चला रहे हैं, बट हमारे जनसंख्या को भी, हमारी जनता को भी। अगर हम सिटीजन आर्मी के बारे में बात करें कि हमारी जनसंख्या की एक फ़ौज है जो पेड फौज से, मर्सिनरी से ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मर्सिनरी सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हो। उनको तुम अच्छी पेमेंट दोगे, अच्छी पगार दोगे, वो काम करेंगे। उनको तुम अच्छी पेमेंट नहीं दोगे, वो काम नहीं करेंगे। लेकिन इधर पेट्रियोटिज्म और नेशनैलिटी का जो कॉन्सेप्ट आ जाता है जनसंख्या में, उसके चलते सिटीजन्स खुद पे खुद बाखुदबा बन जाते हैं। क्या भाई? आर्मी। इनका मुद्दा हमेशा से बहुत ज़्यादा सिंपल रहा है। इनके लिए रियलिज्म आइडियलिज्म से ऊपर था। अब आइडियलिज्म, पॉलिटिकल आइडियलिज्म के ऊपर सबसे बड़ा फिलोसोफर जो बात करता था वो थे हमारे प्लेटो बाबा। प्लेटो बाबा एक आइडियलिस्टिक फिलोसफी के बारे में बात करते थे, पॉलिटिकल फिलोसफी, जिसमें फिलोसफर किंग्स आ रहे हैं। हमने प्लेटो का अल्टीमेट लेक्चर बनाया, उसमें इन सब के बारे में बात करी, तो जाके देख सकते हो। बट इन्होंने कहा कि ये आइडियलिस्टिक चीज़ें चल नहीं सकती, क्योंकि प्लेटो एक ऐसी फिलॉसफी बनाना चाह रहे हैं, प्लेटो एक ऐसे पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर बनाना चाह रहे हैं जो वो एक विजन की तरह देखते हैं। अरे जो है उसको तो संभालने की कोशिश करो, जो अभी हो रखा है, जो अभी गोबर भैल रखे, उसको तो खाद बनाने की कोशिश करिए। माकियावेली के लिए सबसे बड़ा गुण और वर्च्यू, क्योंकि सारे अपने ग्रीक फिलोसफर्स बोल रहे थे कि भाई एक गुण होना चाहिए, वर्च्यू होने चाहिए, यूडाइमोनिया होना चाहिए, सेल्फ फ्लरिशिंग होनी चाहिए, फुलफिलमेंट होना चाहिए और जस्टिस होनी चाहिए। इन्होंने कहा मेरे लिए जस्टिस है कि भाई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मेंटेन रहे और हर इंसान का बड़े स्तर पे बेहतरी के लिए हम काम कर रहे हैं। माकियावेली की जो पॉलिटिकल फिलॉसफी थी मिडीवल स्कोलास्टिसिज्म से अलग थी। हम नहीं चल रहे जो चर्च कहेगा, जो कि हम बात करेंगे चर्च और रिलीजन को कैसे स्टेट से अलग रखना है। हम नहीं चल रहे जो पुराने लोग कह रहे हैं, हम उससे सीखेंगे, बेहतर बनाएंगे, एक सेकुलर गवर्नमेंट लाने की कोशिश करेंगे, बेहतर रूल्स लाएंगे और एब्स्ट्रैक्ट आइडियल्स पे नहीं जिएंगे। मतलब एब्स्ट्रैक्ट आइडियल्स मतलब एक तो ऐसे आइडिया, ऐसी सोच, ऐसी विचारधारा जो हवा में है, जिसका कोई नींव नहीं है, जिसकी कोई फाउंडेशन नहीं है। तो ऐसी एब्स्ट्रैक्ट आइडियल्स के बारे में बात करके कोई सत्ता नहीं चलाई जा सकती, क्योंकि ये प्रैक्टिकली लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, भूखमरी हो रही है, महामारी हो रही है, पैसे की कमी हो रही है, जंग के लिए तो दूसरे देशों की फौज तुमको हड़पने के लिए आ रही है, और तुम यहाँ पे ये जो फिलोसफर लोग हैं, दार्शनिक लोग जो बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं, कल को फौज है दुम दबा के सबसे पहले ये भागेंगे। तो बेसिकली लीवी का जो मेन गोल था वो था कलेक्टिव गवर्नेंस के ऊपर बात करना फ्रॉम द अडेप्टेशंस ऑफ रोमन हिस्ट्री या रोमन पॉलिटिकल पावर। रोमन एम्पायर में क्या चल रहा था, वहाँ से हम लोग क्या क्या सीख सकते हैं और उस चीज़ को कैसे हम उठा के अपने यहाँ पे लगा सकते हैं, अपने सत्ता में लगाया जा सकता है। आगे इनका एक और काम आता है, और ये बहुत ज़्यादा ना प्रभावित थे, बहुत ज़्यादा गहरा इनके ऊपर असर भी हुआ था एक पर्टिकुलर इंसिडेंट का, जो मैं आगे बताता हूँ। बट इनकी किताब आई द आर्ट ऑफ वॉर 1521 में, ये 1521 में किताब निकली, और ये भी बहुत डंका बजाने वाली किताब थी। और इसके पीछे का मोटिवेशन क्या था, एक इंसिडेंट इनके साथ हुआ। जैसे ही मडीसी फैमिली वापस आई, अपने कार्यकाल में वापस आई, तो जो हमने बात कर रहे थे गिरोलामो सवोनारोला, इनका एग्जीक्यूशन किया गया। क्वेश्चनिंग हुई, जो कि रेडार में अपने माकियावेली भी थे, और इनके साथ क्वेश्चनिंग चल रही थी। और एक मैसेज पहुंचाने के लिए या क्या करने के लिए क्या था, अब जैसे मैसेज पहुंचाने का होता है ना, जिसने ब्रेकिंग बैड देखी होगी, ब्रेकिंग बैड में होता है ना, गस फ्रिंग वगैरह मैसेज पहुंचाने के लिए करते हैं, या कार्टेल वगैरह मैसेज पहुंचाने के लिए अभी भी होता है। मतलब ऑब्वियसली वो ट्रू स्टोरीज पे बेस्ड है। मैसेज पहुंचाने के लिए दूसरों को मारते हैं, अपने राइट हैंड जो सबसे ज़्यादा उनका भरोसे वाला इंसान है उसी को मार देंगे, सिर्फ सामने वाले तक एक मैसेज पहुंचाने के लिए। देखो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम अपने राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, जो भी तुम इसको कह लो, हम अपने सबसे इंपॉर्टेंट आदमी को भी मार के दिखा देंगे। तो ब्रेकिंग बैड रेफरेंस दे दिया यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे स्पॉइलर दिया नहीं, जो कि लोग मुझे कहते हैं मैं स्पॉयलर्स दे देता हूँ, तो यहाँ कोई स्पॉइलर मैंने दिया नहीं, माइंड यू। तो यहाँ पे ये जो सवोनारोला थे, 1498 में इनका एग्जीक्यूशन किया गया। क्वेश्चनिंग हुई और हैंग कर दिया। पहले तो बहुत टॉर्चर किया, म्यूटिलेशन भी शायद उसमें से, म्यूटिलेशन मतलब शरीर के हिस्से काटे गए, फिर इनको फांसी दे दी गई। फांसी के बाद सब पब्लिकली होता था। फांसी देने के बाद इनकी बॉडी को वहीं पे पब्लिकली जला दिया गया था। उसके बाद इनके ऊपर बहुत गहरा असर पड़ा कि भाई इतना इन्फ्लुएंशियल रिलीजियस पॉलिटिकल लीडर ये जो है, या कोई भी रिलीजियस लीडर है या पॉलिटिकल लीडर है, सवोनारोला जैसा इंसान भी, वो भी पावर में आ सकता है, सत्ता में आ सकता है, लेकिन उसको मेंटेन नहीं कर सकता। तो हम क्या चीज़ हैं, हम कौन से खेत की मूली है। आज इसके साथ हुआ, कल हमारे साथ भी ये हो सकता है। तो इसने बहुत इनको मूव किया, ये दिखाने के लिए कि भाई
पॉलिटिकल फिलॉसफी सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे बहुत अच्छी लगती है देखने में, लेकिन उसका अगर आप प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन देखो, अगर आप देखो कि उसको किस तरीके से अप्लाई किया जा रहा है, तो ये देखो कैसे फांसी दे के और जला दिया गया। तो ये जो पर्पस था इस किताब को लिखने का, घबराए हुए और हिले हुए ये इन्होंने लिखा, पर्टिकुलरली मिलिट्री कंट्रोल क्या होता है और पर्टिकुलरली कैसे मिलिट्री स्ट्रैटेजी, हमारे फौज के जितने भी स्ट्रैटेजीज़ हैं वो एक स्टेबल सोसाइटी और एक स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम बनाने के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। हमें अपने रिपब्लिक की, हमारे नेशन की सक्सेस भी चाहिए, हमें उसकी स्टेबिलिटी चाहिए, हमें उसकी सिक्योरिटी चाहिए। उन तीनों चीज़ों के लिए मिलिट्री का सही जगह पे, सही वक्त पे, सही स्तर पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इनकी पूरी किताब फिलोसॉफिकल है और पॉलिटिकल है बहुत ज़्यादा, और इसमें इन्होंने मिलिट्री फोर्स का उपयोग करके ये बताया है कि स्टेट के हेल्थ के लिए और स्टेट की खुशहाली के लिए ये मिलिट्री फोर्स क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले तो भाई इनका जो था काम सिटीजन आर्मी के ऊपर हम पढ़ते आ रहे हैं, मर्सनरीज को हटाओ, ऑक्सिलरी यूनिट्स को हटाओ जिनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। रोमन आइडियल्स को देखो, रोमन एम्पायर को देखो, किस तरीके से उन लोगों ने क्या बना रखा है, सिटीजन सोल्जर करके, उसको उनका अपना ट्रांसलेशन था, बट इंग्लिश में ट्रांसलेट होकर सिटीजन सोल्जर्स बने हुए हैं। वो किस तरीके से उनकी लॉयल्टी की ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अगर फ़ौज में किसी को रख रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट होता है लॉयल होना। लेट से भारत की फ़ौज में अगर कोई फ़ौजी है तो उसकी लॉयल्टी बहुत ज़रूरी है, ये नहीं वो बिक जाए, है ना। वो लॉयल्टी अंदर से आती है। सिटीजन्स अगर बनते हैं, फ़ौज में आते हैं अपने इच्छा से, अपने मानचित्र से, तो वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करते हैं। रैदर तुम उनकी लॉयल्टी पे किसी को ट्रेनिंग दो, लॉयल्टी की उसमें इतना टाइम वेस्ट होगा और फिर वो लास्ट में तुम्हें धोखा भी दे दें। माकियावेली का ये मानना था कि एक अच्छे स्टेट को या कंट्री को या किंगडम को चलाने के लिए ना सिर्फ पॉलिटिकल पावर ज़रूरी है बट मिलिट्री पावर भी बहुत ज़रूरी है। इन्होंने कहा लिबर्टी अगर चाहिए, हमें अगर स्वतंत्रता चाहिए, खुल के आराम से हमारे सिटीजन घूम सके इस दुनिया में या इस स्टेट में, इस कंट्री में, तो उसके लिए पॉलिटिकल पावर तो ज़रूरी है, सही लीडरशिप ज़रूरी है, बट सही मिलिट्री पावर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे हमारी लिबर्टी हमेशा चेक में रहे कि हमारी लिबर्टी तो कोई हमसे छीन नहीं रहा। तो मिलिट्री सिर्फ टूल ऑफ वॉर नहीं है कि दूसरे देशों में जाके तुम्हें अटैक करना है, वो एक टूल ऑफ पीस भी है, जिससे कि हमारे स्टेट के अंदर भी पीस बनी रहे। पता चला हम बाहर ही देख रहे हैं, बाहर से कोई अटैक करेगा और हमारे अंदर ही पीस डिसरप्ट हो गई, दो जुटों के बीच में लड़ाई हो गई और उस कलेश को संभालने के लिए कोई है ही नहीं। इन्होंने ये माकियावेली ने का ये मानना था कि उनकी जो ये किताब है द आर्ट ऑफ वॉर, वो इनके गिड़गिड़ापन को रोक रही है, विच इज़ जो इटली में सिटी स्टेट्स बने हुए थे वो इतने कमज़ोर हो गए हैं वॉर्स के बाद, इतने थकेले हो गए हैं कि वो एक्सटर्नली मदद मांग रहे हैं। ऐसी कंट्रीज़ जिसका इटली से कोई मतलब नहीं, उनसे भीख मांग रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं हमारी मदद कर दो, और वही वीकनेस प्रूफ करता है। अगर सारे सिटी स्टेट्स ऐसे बन गए, सारे लीडर्स ऐसे बन गए, तो ख़त्म है, कोई भी कंट्री आएगी कुचल के चली जाएगी। तो इनका क्या कहना था, इनका कहना था कि भाई हमको स्ट्रॉन्ग बनना है। आज यूरोपियन नेशंस देख रहे हैं हमें, फिर धीरे धीरे ऑटोमन एम्पायर भी आना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे मिडिल ईस्टर्न नेशंस भी आके हमें कैप्चर करना चाहेंगे, क्योंकि उस वक्त तो थी भाई लड़ाई थी, मिडिल ईस्टर्न और तुम्हारे इस्लामिक कंट्रीज़ जो थी वो अपना रूल फैलाना चाह रही थी। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि भाई साहब अगर आपको इन्वेजन से बचना है तो आपको आर्ट ऑफ वॉर समझना पड़ेगा, आपको एक स्ट्रॉन्ग लीडर बनना पड़ेगा, एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री बनानी पड़ेगी अपने अंदर ही, सामने वाले को खबर ना हो लेकिन आप स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे हो, और आप ऐसी कोई भी एक्सटर्नल मदद ना लो, बाहर से कोई भी मदद ना लो, और अपने आप में ही संपूर्ण एंड कंप्लीट रहो। इन्होंने वर्च्यू को मिलिट्री स्ट्रैटेजी से जोड़ दिया कि अगर तुम्हारी मिलिट्री स्ट्रैटेजी, लेट्स से एक लीडर है, उसने मिलिट्री स्ट्रैटेजी अपनी कंट्री की, अपनी स्टेट की, अपनी सिटी स्टेट की बेहतर बना रखी है, तो वो उस फॉर्चूना से बच सकता है। मतलब तुम ये नहीं कह सकते कि गलत हो गया चूँकि ऐसा था। अगर भाई तुम्हारी मिलिट्री सॉलिड है तो तुम्हारे ऊपर आके कोई भी देश हमला नहीं कर सकता ना, और तुमने अगर अपनी मिलिट्री नहीं बनाई तो कोई भी हमला कर देगा, और फिर तुम कहोगे यार मेरी तो किस्मत ही ख़राब थी, मैं तो मैं लीडर हूँ लेकिन मेरी किस्मत इतनी ख़राब थी। नहीं, तुम्हारी किस्मत ख़राब नहीं थी, तुमने तैयारी नहीं करी, तुमने अपनी मिलिट्री स्ट्रैटेजी सॉलिड नहीं बनाई थी, तुमने अपनी मिलिट्री फोर्सेस सॉलिड नहीं बनाई थी। तो दिस इज़ नॉट फॉर्चूना, तुमने अपना फॉर्चूना खुद अपने हाथों से ख़राब किया, तुमने अपनी किस्मत खुद ख़राब करी। तो मिलिट्री स्ट्रैटेजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सोसाइटी में, सिटी स्टेट में डिसिप्लिन रखना है, जनता के बीच में डिसिप्लिन रखना है, तो मिलिट्री पावर बहुत ज़रूरी है। अगर हमारी मिलिट्री पावर डिके होने लग गई तो कोई चेक करने वाला है ही नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आपको सिटीजन्स को इंगेज करके रखना है इन द अफेयर्स ऑफ द स्टेट, कि वो
एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक्टिवली इंगेज कर रहे हैं। और अगर मिलिट्री को हटा दोगे तो उनको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, सब पढ़े हैं, सब पैसा कमाने में लगे हुए हैं, मिलिट्री है नहीं, मिलिट्री का खौफ ही नहीं है। अगर वो खौफ हट गया तो भाई साहब तुम्हारी सोसाइटी ख़त्म हो जाएगी। इनका ये कहना था कि हम इतना ज़्यादा मर्सनरीज पे, हम इतना ज़्यादा कुछ जुट हो के ट्रेनिंग पे अपना ध्यान देने लग गए हैं कि हमारा सिटी स्टेट वैसे ही वल्नरेबल हो गया है। तुम 10 लोगों के झुंड को परफेक्ट किलर्स बनाना चाहते हो और वहाँ से आए 1,500 2,000 लोग रोमन एम्पायर ने छोड़ दिए, 10,000 लोग छोड़ दिए, और 10 लोग क्या कर लेंगे, और तुमने अपना पूरा टाइम उन 10 लोगों में लगा दिया। रैदर तुम भी ट्रेनिंग करो ना ऐसे 1,500 2,000 लोगों की। मर्सनरीज को हटाओ, ये हमारे लिए चैलेंज है। और आर्ट ऑफ वॉर कहता ही ये है कि कंटेम्प्रेरी या मॉडर्न मिलिट्री स्ट्रैटेजीज को अपनाओ। ये नहीं कि भाई पुराने ज़माने से जो चल रहा है उसको चलने दो, ऐसा नहीं है भाई। देश टूट रहा है, सिटी टूट रही हैं, मर्सनरीज भी बिकते जा रहे हैं, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हारे ट्रेजरीज खोखले होते जा रहे हैं, तुम्हारे मिलिट्री वाले सामने जाएंगे, मदद मांगेंगे, वो मदद की पुकार वहाँ से सुन ली जाएगी, वो उनके पास चले जाएंगे, कट गया तुम्हारा। जंग से दूर नहीं भाग सकते, वॉर इज़ इनएविटेबल, वॉर आएगी आएगी। इस पर उन्होंने कहा वॉर कैन नॉट बी अवॉइडेड, इट कैन ओनली बी पोस्टपोन टू दी एडवांटेज ऑफ अदर्स। तैयार रहो, हमेशा तैयार रहो। और मैं तुम्हें मैनुअल दे रहा हूँ ना, मैंने तुम्हें आर्ट ऑफ वॉर दे दी, मैंने तुमको लीवी दे दी, मैंने तुम्हें द प्रिंस दे दी, उसके अंदर सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है, पढ़ो, अप्लाई करो, इट्स अ मैनुअल फॉर यू। वो उसको किताब से ज़्यादा एक मैनुअल की तरह ट्रीट करते थे। परेशान हो, समझ में नहीं आ रहा, अच्छा लीडर कैसे बनना है, लो भाई मैनुअल की तरह है, समझो इससे। इनके अगर द आर्ट ऑफ वॉर के फिलोसफिकल थीम्स पे और डेप्थ में जाएँ, कुछ पॉइंट्स हमने कवर करे, और उन कुछ पॉइंट्स को, मच्छर भाई साहब बहुत ज़्यादा, कि सर्दी, सब लोग मर रहे हैं लेकिन मच्छर नहीं मर रहे, और हम नहीं चाहते हम लेक्चर में इतना बड़ा पाप कर दें मच्छर को मारने का। विल नॉट डू डैट, लाइव मर्डर हो जाएगा वो, तो हम नहीं चाहते वो। हम इसको और डेप्थ में लेके चलते हैं। वैसे कुछ पॉइंट्स हमने कवर करे, उनको और खोलने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, पढ़ते हुए यहाँ से, वॉर एंड पॉलिटिक्स किस तरीके से इंटरडिपेंडेंट है, तुम अलग ही नहीं कर सकते। अगर आपको अपने आप को डिफेंड करना है, अपने पावर को डिफेंड करना है, अगर एक सत्ता को, एक लीडर को, या अपने नेशन को हेल्दी बनाना है, तो आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना आना चाहिए। और उस प्रोटेक्शन में ही वॉर होती है। क्या होता है, एक देश आया दूसरे देश को बोलता है भाई हमें ये चाहिए, तुम हमें ये प्रोवाइड करो। नहीं भाई हम नहीं प्रोवाइड कर सकते, हमें अपनी जनता को देखना है। वो देश बदमाश है, वो कहेगा हमें तो चाहिए ही भाई, हम तो ये ऑर्डर करने कह रहे हैं, मैं नहीं कर सकता ना भाई, मैं तो अपनी कंट्री को डिफेंड करूँगा। वॉर हो गई, तो तुमने डिफेंस मैकेनिज्म में वॉर छिड़ गई, तो तुम्हें और बेहतर तरीके से डिफेंस करना आना चाहिए कि अब तो मैं अपने लोगों को तो डिफेंड कर ही रहा था, अपने आइडियोलॉजीज़ को डिफेंड कर रहा था, अब मेरे को अपने नेशन को भी डिफेंड करना है, ये जो सामने बदमाशी कर रहा है। इन्होंने कहा वॉर को अलग मत समझो पॉलिटिक्स से, वॉर को ये मत समझो कोई अलग से एक्सटर्नल चीज़ तुम्हारे साथ हो रही है कि तुम्हारा सब कुछ गुडी गुडी चलेगा, अच्छा चलेगा, कभी जंग नहीं होने वाली। वॉर इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ पॉलिटिक्स, एक हाथ है। और अगर तुम एक अच्छे पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट नहीं हो, तुम्हारे पास मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस नहीं है, तुम्हारे पास मिलिट्री तैयारी नहीं है, तो तुम वैसे ही पॉलिटिक्स में हार चुके हो। तुम्हारे को तैयार रहना चाहिए हमेशा वॉर के लिए। कब वॉर हो जाए, कहाँ से वॉर हो जाए, तैयार हो। वॉर नेसेसिटी है, तुम ये मत समझो कि वॉर नहीं होगी, वॉर इज़ नेसेसिटी। नेशन को अगर सर्वाइव कराना है वॉर होगी, आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं से वॉर हो गया। और सबसे बड़े इन्होंने कहा सर्वाइवल और स्टेबिलिटी मॉरल और एथिक्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भाड़ में जाए, तेल लेने गए मॉरल एथिक्स, सर्वाइवल ज़रूरी है, स्टेबिलिटी ज़रूरी है। अगर आपको लग रहा है खतरा आ रहा है सामने से, एक्सटर्नली कहीं से खतरा आ रहा है, तो वहाँ पे एक स्टेबल सोसाइटी बनाना ज़्यादा अच्छा है। कब तक मॉरल और एथिक्स के गुण गाते जाओगे गलियों में। और बाकी वर्चू फॉर्चूना पे तो था ही कि एक इंसान वर्चू अपने अंदर ला सकता है, अपने टैलेंट को, अपने स्किल को तराश सकता है, बेहतर बन सकता है, लेकिन ये फॉर्चूना का कीड़ा ना उसके ऊपर लग चुका है और उस वजह से वो अपने को कमज़ोर बनाता है। तो अपने को कमज़ोर बनाने की ज़रूरत नहीं, ये बहुत सॉलिड चीज़ है, इसको समझो और इससे बाहर आओ। फॉर्चूना पे इन्होंने जो टिप्पणी दी वो ये कहा कि हम पूरी तरीके से हटा नहीं सकते बैड इवेंट्स को, बैड लक को, अपशुगन जो हमारे साथ होने वाला है, लेकिन हम उसके लिए तैयार ज़रूर रह सकते हैं। अगर वो हो गया तो उसके लिए कैसे तैयार रहोगे, या उसको रोक कैसे सकते हो, उसकी इंटेंसिटी कैसे कम कर सकते हो, या उसको दूर कैसे भेज सकते हो। और इसके लिए सिटीजन आर्मी हो गई, इसके लिए आपकी पॉलिटिकल तैयारी होनी चाहिए, इसके लिए आपके स्ट्रक्चर होना चाहिए, डायनामिक फ्लो होना चाहिए, इसके लिए आपके इंस्टीट्यूशंस प्रिपेयर्ड रहने चाहिए। अगर ऐसा कुछ हुआ तो कैसे उसको खदेड़ना है ऐसे अनफॉर्चुनेट इवेंट को, और कैसे उसके लिए तैयार रहना है। इन्होंने कहा पावर बहुत ज़रूरी है,
हम वर्चू मोरालिटी के भरोसे नहीं बैठ सकते कि हाँ भाई कोई बात नहीं, हमने हाथ जोड़ रखे हैं, जो होना होगा होगा, हमको तो हमारी फिलॉसफी यहाँ से बाहर निकलेगी। नहीं भाई, उस वक्त आपको प्रैक्टिकली तैयार रहना पड़ेगा, हाउस द जोश वाले सिचुएशन में रहना पड़ेगा, अटैक करना होगा, अटैक करना होगा, डिफेंड करना होगा, डिफेंड करना होगा। सर्वाइवल ऑफ गवर्नेंस के लिए हमें हमेशा तैयार रहना होगा, और उसके लिए भले ही हमें रूथलेस बनना पड़े, हमें ईविल बनना पड़े, हमें मोरालिटी और एथिक्स के विरोध करना पड़े, लेकिन हमें करना है। अगर हमें अपनी सिटी को बचाना है, अपने स्टेट को बचाना है, तो हमें ये करना होगा। ये आइडियलिस्टिक चीज़ें काम नहीं करती, एक यूटिलिटेरियन अप्रोच काम करता है। ठीक है, कुछ कांड हुए लेकिन वो बेहतरी के लिए हुए, आने वाली जनरेशंस की बेहतरी के लिए होंगे। इन्होंने कहा एक रिपब्लिकन आइडियल में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए सिटीजन्स की। जो कांड हुआ सब रिस्पॉन्सिबल हैं, ये नहीं एक लीडर रिस्पॉन्सिबल है या एक पर्टिकुलर इंसान रिस्पॉन्सिबल है, एक पर्टिकुलर ग्रुप रिस्पॉन्सिबल है, सब रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि सबके ऊपर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर मत भागो। अगर आपको अपनी लिबर्टी को एक्सेस करना, अगर आपको इतनी छूट दी जा रही है, आपको स्वतंत्रता देनी जा रही है, तो आप इसकी जिम्मेवारी लो कि देश में आपकी सिटी स्टेट में जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उसको कैसे सुधारना है, और सही हो रहा है तो उसको और बेहतर कैसे बनाना है। ह्यूमन नेचर और डिसिप्लिन हाथ में हाथ मिला के चलते हैं। अगर आपका ह्यूमन नेचर अंदर से कहता है कि भाई हम तो लेज़ी हैं, हम तो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करेंगे, खाएं पिएं जिएं, तो भाई उसमें डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरी है, वहाँ मिलिट्री की बहुत ज़रूरी है। बिना मिलिट्री के वो ऑर्डर नहीं आएगा, वो डिसिप्लिन नहीं आएगा। अगर आप चाहते हैं कि एक देश की या एक सिटी स्टेट की जनता उसके हित में काम करे, तो भाई साहब वहाँ पे डिसिप्लिन लाना बहुत ज़रूरी है। तो इसका फिलोसॉफिकल इंसाइट इनका ये रहा था कि ऑर्डर बहुत ज़रूरी है, जिससे ह्यूमन टेंडेंसीज़ को आप काट कर सकें। ह्यूमन टेंडेंसी एक जहर के तरह है जो रिपब्लिक में फैलती है या सिटी स्टेट में फैलती है, सत्ता में फैलती है और ख़राब कर देती है उसको। और आपको उस जहर को काटने का एक पोशन भी होना चाहिए आपके पास, या फिर एक दवाई होनी चाहिए। वो दवाई है ऑर्डर, वो दवाई है डिसिप्लिन। हिस्टोरिकल लेसन्स और साइक्लिकल व्यूज़, साइकिल में चल रहे हैं, लूप में चल रहे हैं, रूप में चल रहे हैं। आपको लग रहा है साइकिल गोल गोल घूम रही है, आगे चल रही है ज़रूर, लेकिन वो चीज़ रिपीट हो रही है। और कहा सबसे बड़ी दिक्कत तब आती है, दुख दर्द पीड़ा तब आता है किसी भी सिटी स्टेट में, जब वो स्टेट रियलाइज़ ही नहीं करता कि उनको दुख दर्द पीड़ा आ रहा है, क्योंकि उन्होंने हिस्ट्री को कभी नहीं देखा, उन्होंने हिस्ट्री को कभी नहीं समझा। जैसे हमारे और फिलोसफर्स को अगर पढ़ो आप, तो सिस्टमैटिक फिलोसफी में हेगल है, हेगल ने बोला अगर आपको ट्रू फ्रीडम अटेन करनी है तो आपको हिस्ट्री को समझना बहुत ज़रूरी है, इतिहास समझना बहुत ज़रूरी है, इतिहास को कभी निगलेक्ट मत करो। ऐसे ही इन्होंने कहा कि भाई साहब कि हमारे स्टेट की प्रॉस्पेरिटी, हमारे स्टेट या कंट्री की तरक्की बैठी है उसी हिस्ट्री के अंदर। जैसे हेगल ने कहा कि योर फ्रीडम, द की टू योर फ्रीडम लाइज इन द हिस्ट्री, वैसी द की टू अ स्टेट्स प्रॉस्पेरिटी लाइज इन द हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस स्टेट्स, प्रीवियस कंट्रीज। रोमन एम्पायर का एग्जाम्पल दिया, बहुत अलग अलग एग्जाम्पल दिया, लेकिन उनको पढ़ो, उनको समझो, उनको परखो, और फिर आगे उन चीज़ों को रिपीट मत करना भाई बस। लिबर्टी, स्वतंत्रता और अथॉरिटी, अधिकार, इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस हमेशा से रहना चाहिए, और वो डिफरेंस रहना चाहिए बैलेंस का। हमेशा बैलेंस बना के रखो भाई साहब। ऐसा ना हो कि तुम जो मिलिट्री ट्रेनिंग कर रहे हो एक के हाथ में वो ताकत चली जाए, या फिर एक सेलेक्ट फ्यू गुड लोगों के पास वो ताकत चली जाए। पता चला तुम जिन 10 लोगों को, अभी हम 10 और 1000 का कंपैरिजन बता रहे थे ना, जिन 10 लोगों को तुम ट्रेनिंग दे रहे थे, वो 10 लोग जंग लड़ने तो गए नहीं, सत्ता चलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो राजनीति चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो इनका कहना था कि मिलिट्री फौज मतलब ये नहीं कि आप बस अत्याचार कर रहे हो, बदमाशी कर रहे हो, आप काट रहे हो, मार रहे हो। आपका काम है एज मिलिट्री टू प्रोटेक्ट द लिबर्टी, स्वतंत्रता को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं काटना मारना शुरू कर दिया। आप एक कड़ी के तरह हो, आपको प्रिजर्व करना है सिविक लिबर्टीज़ को, जनता की स्वतंत्रता को आपको प्रिजर्व करना है, उनके राइट्स को प्रिजर्व करना है। आपको ये मोर्चा उठाना है कि उनके राइट्स के साथ कोई खिलवाड़ ना करे, ये नहीं कि आप ही उनके राइट्स छीनना शुरू कर दो। तो एक बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। आइडियलिज्म, आइडियलिस्टिक व्यूज़, ऐसा होगा तो अच्छा होगा, ऐसा हो जाता तो मज़ा आता, उस पर कभी नहीं चलती। प्लेटो के बारे में इन्होंने कहा कि फिलोसफर किंग का कॉन्सेप्ट दिया और ये सब क्या, ये असलियत में काम नहीं करता भाई। असली में बहुत प्रैक्टिकल ऑन द टोज रहना पड़ता है। ऐसा हो गया होता तो मज़ा आता, उस मज़े लेने के चक्कर में फेलियर आ जाएगा और हार जाओगे, और तुम एक बार हार गए तो सब कुछ बह के हाथ से निकल जाएगा। जैसे मुट्ठी में रेत लो, नीचे से रेत निकल जाती है, वैसे ही। बाद में पीस के ऊपर बात करी इन्होंने,
अगर शांति बना के रखनी है तो वो आती है स्ट्रेंथ से और पावर से, वो रेडीनेस से आती है। तैयार रहो आप, ये नहीं आप जो है उनको मॉरल टीचिंग्स सिखा रहे हो, अच्छा इंसान कैसे बने, जस्ट इंसान कैसे बने, अच्छे सिटीजन कैसे बने। नहीं भाई, पावर चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए और रेडीनेस, तैयारी चाहिए कि कभी भी हमारे ऊपर हमला हो सकता है, हमारी किस्मत हमें धोखा अगर दे दे तो उसके लिए तैयार कैसे रहना है। तो ऑल इन ऑल ये थी इनकी किताब द आर्ट ऑफ वॉर, जिसमें उन्होंने सिखाया कि किस तरीके से आप एक सिटी सेट बना सकते हैं, अपनी किस्मत के भरोसे ना रहें, तैयारी करके रखें। पूरा मोड ऑफ कॉन्डक्ट दे दिया, मेथडोलॉजीज दे दी, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4 पूरा दे दिया। ये मैंने दिल तुम्हारे हथेली ये सौंप दी, मत्थे रख दी आपके, अब आप इसको फॉलो करिए। अब पार्ट 4 में आते आते इनके की फिलोसॉफिकल, इनके जो सबसे इंपॉर्टेंट दर्शन हैं, इनके क्या क्या पॉइंट्स है उसके, क्या क्या, वैसे तो हमने कवर कर दिया, इसमें सब कुछ कवर हो जाता है, मैं इनके बुक के माध्यम से कवर करना चाह रहा था, बट यहाँ पे अगर अलग से एक समरी की तरह भी ले लें और ले लें कि इन्होंने और क्या कहा और क्या क्या बात करी रिलीजन पे, पॉलिटिक्स पे, पीपल के ऊपर, तो इस पार्ट में हम लोग ज़रा समझ लेते हैं। तो यहाँ पे चूंकि ये समरी है तो मैं जल्दी जल्दी यहाँ से पढ़ता हुआ चलूँगा, समझाता हुआ चलूँगा, जिससे कि हम जल्दी से इस लेक्चर को, जो कि मैं ज़्यादा लंबा खींचना नहीं चाहता, वो ना हो और हम लोग इसको समझते हुए चले। तो सबसे पहले इनकी फिलोसफिकल, और तुमको नोट्स बनाने हैं तो यार नोट्स यहाँ पे नीचे बनाते हुए चल सकते हो, जिसने नोट्स लेने हैं वो डिस्क्रिप्शन में नोट्स जाके खरीद भी सकता है। तो सबसे पहले तो द नेचर ऑफ पावर, सबसे पहला रियल पॉलिटिक। भाई पावर जो है आइडियलिस्टिकली मत समझो, रियलिस्टिकली प्रैग्मेटिकली समझो। आइडियलिस्टिक जो है पावर कुछ नहीं होती, या आइडियलिस्टिक सत्ता कुछ नहीं होती है। जो होता है प्रैग्मेटिक होता है, जो होता है प्रैक्टिकल होता है। और इन सब चीज़ों के ना प्रैक्टिकल आउटकम्स लो, मॉरल कंसिडरेशन मत लो, यार उसका गलत हो जाएगा, इन 250 लोगों को बचाना है लेकिन एक अगर मर रहा है, नहीं मैं उनको भी बचाऊंगा, मैं इस एक आदमी को भी बचाऊंगा। नहीं भाई, अगर वो मर रहा है तो उसको मरने दो, कम से कम इन 250 लोग बच रहे हो, 250 लोगों में से बहुत लोग बेहतर भी निकल सकते हैं। तो अगर आपको पावर मेंटेन करके रखनी है तो आपको अपनी उस पावर को जोड़ना पड़ेगा। किसी के पास थोड़ी पावर है, किसी के पास थोड़ी पावर है, सिक्योर करो उसको, सिक्योर करो उसकी सेफ्टी करो, उसकी सेफ्टी करो, सबको जोड़ो और सबसे ऊपर बढ़ जाओ। वो पावर अल्टीमेट पावर होगी। कोई पावरफुल आदमी है, उसको अपनी पावर सिक्योर करनी आनी चाहिए, थ्रू वर्ड्स, थ्रू मिलिट्री फोर्स, थ्रू वॉट एवर मीन्स, बट अपनी पावर सिक्योर करो और ऊपर बढ़ जाओ। फिर उन्होंने ह्यूमन नेचर पे बात करी, जो कि एक पेसिमिस्टिक व्यू था, विच वॉज कि इंसान बहुत सेल्फिश होते हैं, इंसान अपने लिए काम करते हैं, उनके अंदर डिज़ायर भरा है, उनके अंदर फियर भरा है। अब ये गलत चीज़ भी है और ये अच्छी चीज़ भी है। गलत चीज़ ऐसी कि डिज़ायर है, लालची हो जाएंगे, भ्रष्टाचार आ जाएगा, लेकिन फियर, डर अच्छी चीज़ इसलिए है कि भाई करो, फ़ायदा उठाओ। भाई साहब फियर है, उनको दबा के रखो, उनकी ये वीकनेस है, उनके ऊपर अथॉरिटी डाल सकते हो, इसी ह्यूमन वीकनेस को आप एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, लेकिन आपको स्टेट के अंदर ही एक्सप्लॉइट करना है। बाहर से अगर कोई आके एक्सप्लॉइट करने लग गया तो आपकी जनता आपकी नहीं रहेगी। फिर वर्चू एंड फॉर्चूना, कि भाई वर्चू जो हमारे रूलर की स्किल हो गई, विजडम हो गई, स्ट्रेंथ हो गई, और ऐसे डिसीजन लेना जो जो सर्कमस्टांस चल रही है उसको बदल दे। और फॉर्चूना विच इज़ लक या चांस, अनप्रेडिक्टेबल होता है, आके आपके वर्चू को ख़त्म कर सकता है अगर आप समझे नहीं। तो वर्चू के थ्रू आपको फॉर्चूना को समझना, इंसाइट होना बहुत ज़रूरी है। और एक अच्छा लीडर वही होता है जिसके पास इंसाइट और इंट्यूशन होता है, जो आगे देख सकता है, जो समझ सकता है, जो सोच सकता है, शतरंज की तरह, है ना। फिर उन्होंने कहा द एंड्स जस्टिफाई द मीन्स, कि भाई साहब अगर आपका अंत भला तो सब भला, कहावत है ना भाई। एक्शन आपके अगर इस तरह से चल रहे हैं कि हम स्टेबिलिटी मेंटेन करना चाहते हैं, हम पावर मेंटेन करना चाहते हैं, हम कंट्रोल मेंटेन करना चाहते हैं एक अच्छे तरीके से, तो मोरालिटी गई तेल लेने, हमें उसी से मतलब है, वो जस्टिफाइड है, वो एक्ट जस्टिफाइड है। अगर आपको उसके लिए मैनिपुलेशन करना पड़े, आपको क्रूअल बनना पड़े, आपको छल कपट करना पड़े, आपको धोखा देना पड़े, लेकिन अगर ग्रेटर गुड के लिए, एक यूटिलिटेरियन व्यू की मतलब जो एक ग्रेटर गुड इन द नियर फ्यूचर, एक ग्रेटर गुड के लिए हम यहाँ पे थोड़े से कांड कर दें तो करना कोई बुरी बात नहीं है। फिर उन्होंने अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी के बारे में बात करी। इन्होंने कहा कि वर्चुअस दिखना, गुणपूर्व इंसान जो होता है कि भाई हम बहुत बहुत दयावान हैं और हमारे अंदर बहुत अच्छाइयाँ हैं, वो असली में वो कुछ करता ही नहीं, कोई उसको आ रहा है पेल रहा है, उसको कोई मतलब ही नहीं। आप जनता को दिखाने के लिए बन जाओ वर्चुअस कि हाँ भाई हम सामने से बड़े अच्छे, लेकिन पीछे से बन जाओ क्रूअल, पीछे से बन जाओ, जब ज़रूरत पड़े मार काट करने वाले आदमी बन जाओ, गुंडे बन जाओ, गुंडा राज चलाओ, मैनिपुलेशन करो, डिसीट करो, सामने से वर्चुअस बनो, है ना। जो कि आजकल होता है, लीडर्स यही करते हैं भाई, सामने से वर्चुअस बनेंगे, अच्छे बनेंगे, भाई हम तो बहुत अच्छे हैं, पीछे से गुंडागर्दी, बदमाशी।
लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो सेल्फ इंटरेस्ट में हो रहा है, प्रॉब्लम ये है वो बायसनेस में हो रहा है, तो वो गलत हो जाता है। फिर फियर ओवर लव, कि भाई डर प्यार से ऊपर होना चाहिए। प्यार लोग कर रहे हैं, प्यार चेंज हो सकता है आपके प्रति, लेकिन डर कभी चेंज नहीं होगा। पता है, क्योंकि डर से आपका अंतिम संस्कार बहुत जल्दी आपके पास आ सकता है, आपका अंतिम वक्त आपके बहुत जल्दी पास आ सकता है। तो मेरा कभी भी मेरे साथ कुछ भी उखाड़ लिया जाएगा कहीं से भी, तो हमें भाई फियर रखना है और फियर डाला जाए। तो अब ऐसा भी मत करो कि इतना भी फियर ना हो जाए कि लोग लड़ने के लिए तुमसे खड़े हो जाएं, बट हाँ थोड़ा फियर होना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हुए इन्होंने कहा, वही अभी हम लोग पढ़ते हुए, मिलिट्री स्ट्रेंथ क्यों इंपॉर्टेंट है। मिलिट्री स्ट्रेंथ नहीं होगी, आप बहुत ज़्यादा मर्सिनरीज ट्रेंड मिलिट्री पे डिपेंडेंट रहेंगे, तो या तो वो पावर में आ जाएंगे या तो वो छोड़ के भाग जाएंगे जब उनको सेल्फ इंटरेस्ट उनका फुलफिल नहीं हो रहा होगा। फिर प्रैग्मेटिक मोरालिटी, विच इज़ मोरालिटी होनी चाहिए लेकिन किताबी मोरालिटी नहीं, कि हम किताब में अच्छा लिख के हम अच्छे बन करेंगे, जहाँ ज़रूरत पड़ी काटने मारने वाले बन जाओ। मोरालिटी अपने हिसाब से उठा के फेंकते जाओ। लेट से 10-15 मॉरल्स दिए हुए कि आपको अच्छा बनना है, आपको अच्छा देखना है, आपको सबके लिए अच्छा करना है। अगर वहाँ पे आपको लग रहा है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ रही है, या आपकी देश आपके हाथ से, आपकी सत्ता आपके हाथ से निकल रही है, आपकी जनसंख्या आपके हाथ से निकल रही है, तो वहाँ पे कुछ 2-3 मोरालिटी खिसका लें हम और मारकाट करनी शुरू कर दी। थोड़ा सा ज़रा इनकी फिलॉसफी में यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट भी आ गया। एक तो प्रिंस में थे, वो पूरी तरीके से अगेंस्ट थे। द प्रिंस में, यहाँ पे डिस्कोर्सेज ऑफ लीवी में ये कहने लग गए भाई जनता के हाथ में भी थोड़ी सी आपको पावर देनी चाहिए और फ्रीडम आनी चाहिए, उनके पास लिबर्टी आनी चाहिए। वो स्वतंत्रता जब तक नहीं होगी देश आपकी सुनने नहीं वाला, जनता आपकी सुनने नहीं वाला, लेकिन हाँ अथॉरिटी का बैलेंस ज़रूर होना चाहिए। ये नहीं वो आपके हाथ से फिसल गए, ये नहीं वो आपके हाथ से निकल गए, वो चेक होना चाहिए, वो क्वालिटी ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन हाँ वो डर बना के रखो। आउटडेटेड मेथड से दूर रहो भाई, अडेप्टेबिलिटी एंड इनोवेशन, अडेप्ट करो। जो जनता आ रही है, मॉडर्न जेनजी जनरेशन आ रही है, जैसे पॉलिटिकल लीडर्स को उनके हिसाब से अडेप्ट करना चाहिए। नहीं पुराने लेके बैठे हैं हम, तो भाई पुरानी ही चीज़ें लेंगे, तेरे बाप दादा चाचा सबका बदला लेगा ले तेरा पॉलिटिकल लीडर, वो नहीं होना चाहिए भाई। जो अभी चल रहा है, जो करंटली चल रहा है, उसके ऊपर ध्यान दो। लीडरशिप क्या होती है? असली लीडर वो होता है जो क्राइसिस में अपने आप को बदल पाए। भाई क्राइसिस आए, परेशानी आ रही है, दुख दर्द पीड़ा की सिचुएशन है, ये नहीं आप अच्छे सत्यमेव जयते कह के आप एक अच्छे लीडर बने हुए, नहीं भाई। अगर गलत हो रहा है तो गलत का साथ दो, मतलब गलत हो रहा है, गलत में ही मिल जाओ, अंदर से ही खोखला कर दो। कहते हैं ना कि भाई अगर चोरों को समझना है तो चोरों के गैंग में ही जुड़ जाओ, चोरों को समझ जाओगे, है ना, कि उनका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। तो अगर एक अच्छे लीडर बन के रहोगे, हम गुडी गुडी रहेंगे, हम किसी का बुरा नहीं करेंगे, तो भाई तुम्हारा काट दिया जाएगा बहुत जल्दी। फिर इनकी जो फिलोसफिकल थीम थी, जो कि हमने अभी तक छेड़ी नहीं बट थोड़ा सा छेड़ें, कि भाई स्टेट और रिलीजन का क्या रोल है। भाई इतना इंपॉर्टेंट चीज़, इसको यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं क्योंकि सब समझते हुए आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि धर्म को और राजनीति को क्या साथ रखना चाहिए, क्या अलग रखना चाहिए, क्या इनकी यहाँ पे टिप्पणी थी। तो इन्होंने सबसे पहले खुले छूटे कह दिया कि भाई देयर शुड बी अ सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड चर्च। रिलीजियस इन्फ्लुएंसेस स्टेट अलग रहना चाहिए, क्योंकि रिलीजियस इन्फ्लुएंस इज आउटडेटेड। रिलीजन कितने साल पहले आए, तुम सोचो 15 ये आपका 16-15 सेंचुरीज में ये सब चीज़ें चल रही है, 14-15-16 सेंचुरी में 17 तक चली। उस टाइम पे 1300-1400-1500 साल हो गए थे क्राइस्ट को आए हुए, लेकिन तुम फिर भी अभी रिलीजियस उसकी चीज़ें यहाँ पे उठा के चेपना चाह रहे हो। नहीं चलेगा ना भाई, नहीं काम होगा, सत्ता तो गिरेगी। रिलीजियस डॉक्ट्रिन्स के भरोसे बैठ के अपनी कंट्री चलाने की कोशिश मत करो, अपनी सिटी स्टेट चलाने की कोशिश मत करो। प्रैग्मेटिक बनो, प्रैक्टिकल बनो। जो भी चल रहा है, जो आंखों के सामने हो रहा है, उस पर भरोसा करो। क्या हुआ या क्या होगा उससे मतलब नहीं होना चाहिए, जो अभी क्या हो रहा है उससे मतलब रखो ज़्यादा, वरना वहाँ सोते रह जाओगे, वहाँ रोते रह जाओगे। रिलीजन बुरा है, ज़रूर दूर रखना चाहिए, लेकिन रिलीजन एक हथियार की तरह भी काम आ सकता है, एक टूल की तरह भी काम आ सकता है। भाई समझ रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पे? भाई भले ही तुम रिलीजियस हो नहीं हो, लेकिन अगर तुम पावर में हो, तुम एक सत्ता में हो, तुम लीडर में हो, तो अगर जनसंख्या को तुम्हें साथ लाना है तो तुम्हें अपने को रिलीजियस दिखाना पड़ेगा, क्योंकि वो रिलीजन ही उस पॉपुलेशन में डिसिप्लिन डालता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, रिलीजन को आप एक्सप्लॉइट कर सकते हो, रिलीजन को मैनिपुलेट कर सकते हो।
किताबी चीज़ें हैं, किसी ने आंखों से ना देखी है, ना जादू हो रहा है, किताबों में लिखा हुआ है, ऐसी एब्स्ट्रैक्ट लाइन्स है, कोई फॉर्मूला नहीं है, तो बोल दो कुछ भी, घुमा फिरा कर लिख देंगे। हाँ भाई, जनता को कुछ बोल देंगे, जनता भाई आ रही है, मौन हो गई आपके जैसे, वो बांसुरी बजा रहा है और पीछे सारे चूहे चलते जा रहे हैं, और वो क्लिफ के किनारे पे खड़ा हो गया और सारे चूहे नीचे गिरते चले गए। वही काम करना है बस, मैनिपुलेशन का गेम है। भले तुम रिलीजियस हो नहीं हो, तुम उन बिलीफ सिस्टम पे मानो नहीं मानो। और कैथोलिक चर्च का तो उन्होंने क्रिटिसिज्म दिया ही कि इनकी वजह से ही इटली में डिवीजन इतना हुआ है, क्योंकि ये उंगलबाजी कर रहे हैं। अगर ये अपने चर्च तक रहे तो उनको कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पढ़ने की। भाई तुम अपनी किताब पे रहो जो आउटडेटेड है, यहाँ मत पढ़ो जो बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, यहाँ हम संभाल लेंगे, तुम्हें यहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो चर्च ने ज़्यादा पावर अपनी लगानी शुरू कर दी है ना, उससे क्या हुआ है, स्ट्रॉन्ग और सेंट्रलाइज स्टेट नहीं बन रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, इटली बिखरता जा रहा है, और इटली बिखर रहा है उस वजह से आने वाले लोग हमारे ऊपर वार कर रहे हैं। तभी तो ऑटो वन बिस्मार्क बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है इनसे। क्यों? क्योंकि इन्होंने यही कहा कि भाई जैसे जर्मनी बट रहा है, वैसे ही एक टाइम पे इटली बट रहा था, और एक बंदा था निकोलो माकियावेली जिसने इसको संभालने की कोशिश करी। रिलीजन ज़रूरी तो है सोसाइटी को और जनता को जोड़ने के लिए, लेकिन रिलीजन गाइडिंग लाइट नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि ज़रूरत है आपको पॉलिटिकल लीडर्स की, ज़रूरत है आपको इंटेलिजेंट लीडर्स की, ज़रूरत ऐसे लोगों की जिनको पता है फॉरेन अफेयर्स के बारे में, फाइनेंस के बारे में, वॉर्स के बारे में, वॉरफेयर के बारे में, पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट के बारे में, जिनको पता होना चाहिए। वो नहीं है, सब रिलीजियस लोग आके बैठ गए हैं। क्यों? क्योंकि भाई सोशल कंट्रोल के लिए रिलीजन ज़रूरी तो है, लेकिन भाई इतना भी हाथ से मत निकाल दो कि उनको पता ही नहीं। जब हम बात करें वॉरफेयर की, उनको पता ही नहीं मिलिट्री स्ट्रैटेजी के बारे में, उनको पॉलिटिक्स का पी भी नहीं आता। इन्होंने हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स लिए, रोम का तो लिया ही, जूलियस सीजर जैसे लोगों का लिया ही, और यहाँ पे मोजेस का भी एग्जाम्पल लिया कि भाई देखो, जूस जब पावर में आए उन्होंने पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा कर लिया। और पावर को क्यों चिढ़ते हैं बाकी अब्राहमिक रिलीजन्स? जूस से इसलिए चिढ़ते हैं क्योंकि जूस वेर ऑलवेज वेरी पावरफुल, राइट? उनके पास इंटेलेक्चुअल स्किल्स थी, जो हमने सिगमंड फ्रॉइड के लेक्चर में पढ़ाई कि वो ज़्यादातर नोबेल प्राइज़ भी लेके जा रहे थे जर्मनी में। साइंटिस्ट सारे जूस ज़्यादातर, है ना? इंटेलेक्चुअली साउंड, फाइनेंशियली साउंड, गणित उनकी स्ट्रॉन्ग, विज्ञान उनका स्ट्रॉन्ग, फिलॉसफी उनकी स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे इनको जो है भाई मिर्ची लगने लग गई। और ये आज से नहीं, इनकी हिस्ट्री थी, दे वे वेरी फिलोसफिकल, क्योंकि मोजेस ने अपने लोग ही ऐसे बनाए थे। तो यहाँ पे जो मुस्लिम्स आए, यहाँ पे जो क्रिश्चियंस आए, उनको चिड़ मचने लग गई, भाई ऐसा क्यों हो रहा है। और उसका असर आज की डेट पे आप देख ही सकते हो, एक वॉर छिड़ चुकी है भाई। क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर क्लास या पर्टिकुलर रिलीजियस सेगमेंट ऊपर निकलता है तो बाकी रिलीजन्स पूरी कोशिश करेंगे उसको नीचे लाने की, बराबर करने की। नॉट टू हेट एनीवन, बट दैट इज़ व्हाट द रियलिटी एक्चुअली इज़। तो रियलिटी से भाग के कोई फ़ायदा नहीं है भाई। लॉयल्टी लाने के लिए, लोगों के अंदर कहीं ना कहीं एथिक्स लाने के लिए रिलीजन सही है, बट रिलीजन गलत तब हो जाता है जब वो डायरेक्ट पावर में आ जाता है या सरकार को बताता है कि तुम्हें कैसे रूल्स बनाने हैं, तब तो बहुत बड़ी गड़बड़ वाली बात है। और फिर उन्होंने आखिरी में बात करी सेकुलर लीडरशिप के ऊपर कि भाई अगर कोई अच्छा लीडर आ रहा है तो वो सेकुलर होना चाहिए। ये नहीं एक पर्टिकुलर रिलीजन के तरफ उसका ज़्यादा बायसनेस है कि भाई हम तो इसी रिलीजन को सपोर्ट करते हैं, हम तो इसी रिलीजन से आए, बाकी सब रिलीजन गए तेल लेना। नहीं भाई, सेकुलर होना चाहिए, ना स्टेट आपका गिरेगा, आपकी इकोनॉमी गिरेगी, आपकी कंट्री गिरेगी, सब कुछ डूबने की कगार पे आ जाएगा। तो आपको वो बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको रूथलेस बनना है, भले ही वो आपके रिलीजियस टीचिंग्स के विरोध चला जाए, लेकिन आपको अपनी कंट्री को टॉप बनाना है, आपको अपनी सिटी स्टेट को टॉप बनाना है। पार्ट 5 में इनके मिसइंटरप्रिटेशंस और क्रिटिसिजम्स के ऊपर बात कर लेते हैं कि इतना खूंखार फिलोसफर, इतना गलत दिखने वाला फिलोसफर, कितने इसमें इनकी फ़िलासफ़ी को मिसइंटरप्रिटेशन दिया गया और कितना क्रिटिसिज्म दिया गया। तो सबसे पहली जो इनकी लाइन थी, द एंड जस्टिफाई द मीन्स। तो इससे ही पता लगता है भाई बहुत इमोरल, गलत कांड करने वाला एक ऐसा आदमी जो कह रहा है कि मैनिपुलेशन करो, क्रूअल्टी करो, मारो काटो, दंगे मचाओ, तब जाके आप कंट्रोल ला सकते हो। बट ये जो दंगे मचाओ वाली चीज़ थी, लोगों ने इनके ऊपर डाल दी, ये तो दंगे करवाएगा, लेकिन ये अपने सिटी को कभी भी नीची नज़र से नहीं देखते थे, अपनी कंट्री को कभी भी नीची नज़र से नहीं देखते, इंटरनली कभी भी कलेश नहीं चाहते थे। ये चाहते थे जो हो बाहर से प्रोटेक्शन हमें मिले, हम अपने में, हमारे अंदर एक एकता होनी चाहिए, चाहे कितने धर्म के लोग हों, चाहे कितने ही सेक्ट्स और क्लास के लोग हों, अपने अंदर एक एकता होनी चाहिए, अपने अंदर एक पावर डायनामिक होना चाहिए। तो इनकी फ़िलासफ़ी इमोरल नहीं थी, इनकी फ़िलासफ़ी बस ये कहती थी कि भाई अगर सर्वाइवल आने की ज़रूरत पड़ जाए, कि बुरी हालत हो जाए, कि भाई इजराइल पैलेस्टीन जैसी हालत हो जाए, तो हमें एकता बनानी पड़ेगी अपनी देश में, हमें इमोरल मेथड्स यूज़ करने पड़ेंगे, जो कि एक सर्वाइवल मोड में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। इनको एक और
चीज़ से दोषी ठहराया गया, विच वॉज सिनिसिज्म अबाउट ह्यूमन नेचर, कि भाई ये तो गलत सोचता है इंसानों के बारे में, ह्यूमन गुडनेस, कि इंसान अच्छे भी होते हैं, इंसान कॉपरेट भी कर सकते हैं, इंसान के अंदर अच्छी टेंडेंसीज, अच्छी आदतें भी होती हैं, इसको तो नज़रअंदाज कर रहा है, सिर्फ गलत चीज़ें फैलाने जा रहा है। बट ऐसा नहीं था, ये ह्यूमन नेचर की रियलिटी बताने की कोशिश करते थे। ह्यूमन नेचर में क्या क्या चीज़ें हैं जिसको आप पकड़ सकते हो, जो कि सत्य हैं, जो कि सही हैं, जो कि रियल हैं, जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, तो उसके ऊपर बेहतर है बात करना। क्यों छुपाया जाए किसी चीज़ को एक मुखौटे से, जो कि मुखौटा एक एक्सटर्नल चीज़ है और इंटरनली इंसान है ही वैसा, है ही इंसान बदमाश, इंसान की नेचर ही ख़राब है, इंसान की नेचर ही गलत है, इंसान की नेचर ही धोखेबाजी वाली है, डिज़ायर से भरी हुई और फरेब करने वाली है। तो क्यों छुपा के, क्यों उसके ऊपर एक ढोंग चढ़ाना? इनके नाम पे ही पड़ गया भाई कलंक। माकियावेलियन मतलब कोई भी बदमाश है, और शायद विलन भी वहीं से आया होगा, कोई भी बदमाश है, ईवल है, वो ये है। और इनका ये कहना नहीं था कि बदमाशी करो, इनका ये कहना था स्पेसिफिक सिचुएशंस में ज़रूरत पड़ सकती है बदमाशी करने की, तो तुम सच्चाई की मूरत बन के सामने मत आ जाना और सबका गला मत कटवा देना। अगर भाई एक ऐसी सिनेरियो में हो कि सामने वाले के पास तलवार है, तुम्हारे पास भी तलवार है, लेकिन तुम अपनी तलवार सिर्फ दिखावे के लिए बैठे हो कि नहीं भाई हम तो सिर्फ उसको तलवार को देखने के लिए, उतनी देर में उसने तुम्हारी तलवार से गर्दन उड़ा दी, तो तुम्हें उस तलवार का इस्तेमाल करना ज़रूरी था उस वक्त पे, भले तुम एक लीडर हो। टिरेनी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया गया कि ये तो एक टिरानिकल गवर्नमेंट बनाना चाहता है, एब्सोल्यूट पावर वाली, डिक्टेटरशिप काइंड ऑफ, अथॉरिटेरियन रूल, सबका कत्ल चल रहा है, सबको मारा जा रहा है। तो यहाँ पे अगर माकियावेली होते तो ये कहते नहीं भाई मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहा था, मैं स्पेसिफिक सिचुएशंस के लिए हमेशा से ऐसा कर रहा था। तुमने मेरी प्रिंस पढ़ी, तुमने मेरी द लीवी नहीं पढ़ी, डिस्कोर्सेज ऑन लीवी नहीं पढ़ी, उसके अंदर मैंने तो रिपब्लिकन्स के बारे में लिखा हुआ है, रिपब्लिक रूल के बारे में लिखा है मैंने, उसके अंदर सिविक वर्चू के बारे में कहा हुआ है, वो तुम नहीं देख रहे। मैंने एक स्पेसिफिक सिचुएशन के बारे में बात करी और तुमने उसका दामन पकड़ के पूरा ही खींच दिया कि भाई ये तो बंदा ही ख़राब है। वही वाली बात होती है ना, तुम कितने अच्छे काम कर लो लेकिन एक इंसान एक गलत काम करेगा, वही पकड़ के खींच दिया जाएगा। वही इमोरलिटी वर्सेस प्रैग्मेटिज्म का एक और इनके ऊपर इल्ज़ाम पड़ा। भाई इमोरल आदमी है, ये जो है मोरालिटी रिजेक्ट कर देता है, इसको किसी से मतलब नहीं है, ये टीचर ऑफ ईविल है, जो लियो स्ट्रॉस ने कहा, जो हमने बात करी थी, ये टीचर ऑफ ईविल है। तुम सत्य की राह पे हर दम नहीं चल सकते हो कि भाई मैं तो हर दम सत्य की राह पे चलूंगा, नहीं भाई, बीच में बदमाश बनना ज़रूरी है। ये हार्श रियलिटी ऑफ लीडरशिप है। तुम्हें टफ डिसीजन लेने पड़ेंगे फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द सोसाइटी। हो सकता है वो डिसीजन सही नहीं बैठे, लेकिन वो डिसीजन लेना पड़ेगा। लेट्स से कंट्री है, उसका इन्फॉर्मेशन है, मिलिट्री इन्फॉर्मेशन है, कोई बंदा है जो उस पर्टिकुलर टीम में था जो मिलिट्री इन्फॉर्मेशन को डिवाइस कर रहा था, बिक गया पैसों के लिए, ठीक है, और वो दूसरी कंट्री को, विरोधी कंट्री को बेच रहा है वो इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे अगर सरकार को पता लग जाए तो सरकार क्या करेगी? उस आदमी को छोड़ देगी, इसके बीवी है, बच्चे हैं, या फिर पूरी कंट्री की इंटीग्रिटी के लिए उस इंसान को या तो कैद कर लेगी या तो मार देगी। तुम्हें क्या लगता है क्या सही है? मैं इसमें कुछ नहीं कहूँगा भाई, तुम्हें जो लगता है वो बताना, कमेंट में बता सकते हो। एक और इल्ज़ाम, लैक ऑफ एथिकल फ्रेमवर्क। इनके काम में तो एथिकल फ्रेमवर्क ही नहीं है, कोई रीढ़ की हड्डी नहीं है, बदमाशी करने को बोला हुआ है, जो कोई भी इंसान आके इसको मिसयूज़ कर सकता है, कोई भी इंसान आके अपॉर्चुनिस्ट जो होता है इसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। माकियावेली अगर होते तो कहते हैं भाई बिल्कुल ऐसा नहीं है, मैं अडेप्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी पे बात करता हूँ, सिचुएशन के हिसाब से हमेशा अपने को अडेप्ट करो, मेरे काम में एथिक्स की कमी नहीं है। अगर एथिक्स नहीं होती तो मैं स्वतंत्रता की बात नहीं करता, लिबर्टी की बात नहीं करता, फ्रीडम की बात ही नहीं करता। एथिक्स है तभी मैं बात कर रहा हूँ। और हमेशा हमेशा आउटकम बेस्ड रहो। अगर आउटकम बेहतर हो रहा है बड़े यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव में, तो तुम्हें कांड करने में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। इनकी जो पावर डायनामिक्स थी उसके ऊपर सवाल उठाया गया कि बहुत नैरो है भाई इनकी पावर का कॉन्सेप्ट। ह्यूमन इक्वालिटी, इंडिविजुअल राइट्स, जस्टिस, एथिक्स, इनके ऊपर तो बात कर ही नहीं रहे। लेकिन रियलिटी ये थी कि उस टाइम के हिसाब से जो इटालियन रोनासो पीरियड चल रहा था, उस वक्त जो हालत चल रही थी वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा लागू होता। हर कंट्री वैसी थी, ये अकेले ऐसे नहीं थे। आज की डेट पे इसको देखा जाए, जो हमारे UNHRC आ गए हैं, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन वगैरह वगैरह, ये आने लग गए हैं, तो वो ह्यूमन राइट्स के लिए एडवोकेट करते हैं। बट उस टाइम पे सारी ही कंट्रीज, कोई भी एक ऐसी कंट्री नहीं थी जो हाथ जोड़ के बैठी रहती थी, आओ हमें लूट लो। सब एक दूसरे को लूटने के लिए बैठे रहते थे, है ना। कोई दिमाग का इस्तेमाल करके करता था, कोई जंग का इस्तेमाल करके करता था, कोई पावर का इस्तेमाल करके करता था, जो भी था लेकिन करते थे। तो उस हिसाब से ये किताब सटीक बैठती है। इनके सेकुलरिज्म को चर्च ने गाली बकी कि भाई इस बंदे को धर्म की नींव के ऊपर अपनी पॉलिटिक्स बनानी चाहिए, पावर स्ट्रक्चर बनाना चाहिए, ये तो उसके विरोध जा रहा है। ये मॉरल फाउंडेशन, जो रिलीजियस मॉरल फाउंडेशन है, उसी को काट के हटाना चाह रहा है। लेकिन रियलिटी ये थी, माकियावेली ये कहते थे कि भाई साहब
रिलीजन और रिलीजियस बायसनेस कभी नहीं आनी चाहिए, वरना अंदरूनी लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी। और रिलीजियस, और इनका एक तो चिड़ भी थी कि भाई चर्च क्यों इंटरफेरेंस दे रहा है, क्योंकि हिस्टोरिकली हिस्ट्री वाली चीज़ है, आउटडेटेड चीज़ है, रिलीजन को क्यों बीच में ला रहे हो, जो सामने हो रहा है, जो प्रेजेंट में हो रहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो इस बात से इनको चिढ़ थी, तो ये जो है ज़रा चर्च और इनकी अनबन चलनी शुरू हो गई। फिर इनका जो ये इनकी लाइन थी, इट इज़ बेटर टू बी फियर्ड दैन टू बी लव्ड, इसके ऊपर क्रिटिसिज्म आया। बट इन्होंने कहा, मैंने कभी नहीं कहा कि इतना फियर डाल दो, तुम तो फियर को ऐसे बना रहे हो कि बहुत ही ज़्यादा फियर है, इतना फियर कभी मत डाल दो कि इंसान के अंदर हेटरेड आ जाए, वैसे ही तुम्हें वो नफरत करने लग जाए। बट एक बैलेंस बनाओ, तुम्हें पसंद भी करने चाहिए लोग, लेकिन तुमसे खौफ भी होना चाहिए कि भाई हाँ भाई, ये अच्छे में आता है तो अच्छाई भी करता है, और इसको गुस्सा आता है तो लगा भी सकता है। और एक और मिस इंटरप्रिटेशन इनका कि माकियावेली को एक ही किताब के बेसिस पे जज कर लिया गया कि भाई इसने द प्रिंस लिखी, ऐसा ही हो गई आदमी। बल्कि द प्रिंस तब लिखी गई थी जो तब सबसे ज़्यादा अप्रूटमेंट चल रहा था इटली में, इटली उजड़ रहा था, लड़ाइयाँ चल रही थी, उस टाइम पे इन्होंने ये किताब लिखी थी जिससे कि गाइड कर सके लीडर्स को कि भाई साहब ऐसी एक्सेप्शनल सिचुएशंस में जो फॉर्चूना की वजह से आ रही है, आप कैसे बाहर आ सकते हैं उससे। ये मेरी कोई यूनिवर्सल पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन नहीं है, ये एक नहीं है, वन एंड ऑल सिचुएशन नहीं है, ये वन एंड ऑल सोल्यूशन नहीं है, ये एक पर्टिकुलर एक्सेप्शनल सिचुएशन के लिए जिससे मैं आपको बाहर निकालने में मदद कर रहा हूँ। तो भाई माकियावेली के काम को इसलिए क्रिटिसिज्म मिली ज़्यादातर क्योंकि भाई उनका बहुत रियलिस्टिक काम था, वो रियलिटी बताता था, और रियलिटी कोई सुनना नहीं चाहता, रियलिटी के ऊपर कोई भरोसा नहीं करना चाहता। और जिस दिन लोग रियलिटी एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे, दुनिया अपने आप बेहतर हो जाएगी, लोग अपने आप बेहतर हो जाएंगे। तो ये रहे इनके जो भी हमने क्रिटिसिज्म्स लिए, मिस इंटरप्रिटेशंस लिए। आगे बढ़ते हुए अगर हम लोग जाएं तो इनकी लेगेसी और इम्पैक्ट, क्या इन्होंने इम्पैक्ट छोड़ा, और लेगेसी इम्पैक्ट फिलोसफर्स पे पड़ा, कैसे पड़ा, उसको हम ज़रा प्रैक्टिकल एग्जांपल्स पे लें कि आज की डेट पे क्या इनके काम कहाँ कहाँ यूज़ आ रहे हैं, पॉलिटिक्स में कहाँ यूज़ आ रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में कहाँ यूज़ आ रहे हैं, मूवीज़ में भी इनके कामों का इस्तेमाल किया जाता है, वो कैसे किया जा रहा है, चलो थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। अगर पॉलिटिकल फिलॉसफी में इसका मॉडर्न एरा में इम्प्लीकेशन देखें, क्या असर हुआ है माकियावेली की फ़िलॉसफी का, तो जब ईयू का बुरी हालत चल रही थी, ईयू डिसरप्ट हो रहा था, यूरोपियन यूनियन, तो अपनी जो जर्मनी की चांसलर थी एंजेला मर्केल, उन्होंने बहुत ऐसे डिसीजंस लिए जो उस टाइम की आइडियोलॉजी से अलग थे, बट बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे, जिससे कि वो एक स्टेबिलिटी ला पाए जो कि हित में है ईयू के भी और जर्मनी के भी। अगर पावर पॉलिटिक्स में जाएं तो रियल पॉलिटिक कहाँ हम देख सकते हैं, व्लादिमीर पुतिन मिलिट्री का इस्तेमाल करके, इकोनॉमी का इस्तेमाल करके सबके अगेंस्ट जाके, हम नहीं मान रहे भाई इंटरनेशनल नॉर्म्स जो चल रहे हैं, लेकिन हम अपनी कंट्री को बेस्ट कंट्री बनाएंगे, स्ट्रॉन्ग कंट्री बनाएंगे। लोग कितना कह लें रशिया के बारे में, फट्टी अभी भी सबकी है, कांपते अभी भी सब है रशिया से, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो चाइना हो, सबकी हालत ख़राब होती है क्योंकि सबको पता है रशिया अपने में ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था वो भी मैकियावेलियन प्रिंसिपल्स को बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करता है, क्योंकि उसमें कैलकुलेटेड इकोनॉमिक पावर का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, मैनुअल फोर्स लगा, लेबर फोर्स लगा, जो भी लगा, बट हाँ, हम अपने में एकजुट एक एकता बना रहे हैं और स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे हैं। मोरालिटी और पॉलिटिक्स को अलग करना, भाई बैराक ओबामा के टाइम पे ड्रोन स्ट्राइक्स हुए, मिडिल ईस्ट में हुए, बहुत गलत लोग भी मरे बट बहुत मासूम लोग भी मरे, लेकिन वो एक स्टेबिलिटी लाने के लिए, नेशनल सिक्योरिटी की रीज़न से और एथिकल कंसर्न से उनके लिए वो सही था कि ठीक है कुछ लोग मरेंगे लेकिन उनके बदले में हमारा पूरा नेशन सेफगार्ड हो सकता है। वो एथिकली सही है, वो गलत है, यूटिलिटेरियन पर्पज़ है, वो लोगों के ऊपर है। अब इंडिया की क्या फॉरेन पॉलिसी थी, जब डिसीजन लेने की बारी आई इंडिया की कि भाई हम फॉरेन अफेयर्स में, जब हमें रशिया भी एक तरफ है, रशिया भी बोल रहा है मुझे सपोर्ट करो, अमेरिका बोल रहा है मुझे सपोर्ट करो, नहीं भाई हम क्योंकि एक डिप्लोमेटिक रिलेशन रखना चाहते हैं, अपने देश के हित में भी रखना चाहते हैं डिसीजन, तो हम एक स्ट्रैटेजिक बेनिफिट वाला डिसीजन लेंगे जिसमें हम लोग एक रियलिस्टिक डिसीजन लेंगे विच इज़ बैलेंस करके चलेंगे रिलेशनशिप। हमें अमेरिका से भी रिलेशन रखना है, हमें रशिया से भी रिलेशन रखना है, विच इज़ द पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ न्यूट्रलिटी। हम एक न्यूट्रल रिलेशनशिप बना के चलेंगे। लीडरशिप और गवर्नेंस कैसे इस्तेमाल इस माकियावेली की फिलॉसफी का हुआ। ली कुआन यू सिंगापुर जाओगे, यकीन नहीं होगा कि सिंगापुर इसी, मतलब अब तुम समझ लो आज से 30-40 साल पहले भी इतनी बुरी हालत थी सिंगापुर की, और इन्होंने बदल के रख दिया। भले ही डिक्टेटरशिप रिजीम आई लेकिन बदल के रख दिया वहाँ पे पूरी तरीके से। सिंगापुर जाओगे, अभी मैं रिसेंटली गया था, मतलब एक पत्ता भी तुम्हें गिरा हुआ नहीं दिखेगा वहाँ पे, छोटे घर छोटे बिल्डिंग्स तो दिखेंगी नहीं, सब ऊंची इमारतें। क्या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, क्या अमीरी है भाई वहाँ पे, हर इंसान का रेगुलर पे भी बहुत ज़्यादा है, दिहाड़ी भी इतनी ज़्यादा है,
सब में वो अलग बात है, एटीट्यूड है, हेकड़ी है, बट हाँ सॉलिड लोग हैं वहाँ के, सॉलिड इकोनॉमी है। और इन्होंने ये चीज़ बनाई, इन्होंने कहा भाई मुझे सिंगापुर को बेहतर बनाना है, डेमोक्रेटिक आइडियल्स गए भाड़ में, मुझे इस देश को बेहतर बनाना है, मुझे इस देश की डेवलपमेंट और तरक्की के लिए काम करना है, मैं उसको कैसे भी करूँगा। इलॉन मस्क का बहुत नाम आता है। इलॉन मस्क बहुत ही कठोर और स्ट्रेट फॉरवर्ड लीडर है। माकियावेली की जो ये प्रिंसिपल्स हैं अपने कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज़ में अप्लाई करते हैं, तभी आज की डेट पे टॉप, अगर इलेक्ट्रिक कार कंपनी के बारे में बात करें या स्पेस एक्सप्लोरेशन में कौन सी टॉप कंपनी चल रही है, इन्हीं का नाम आता है। प्रैक्टिकली जब चल रहा था कोल्ड वॉर अमेरिका और यूएसएसआर सोवियत यूनियन के बीच में, उस वक्त जो थे सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट हेनरी किसिंजर, उन्होंने डिसीजंस ऐसे लिए जो कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थे। और अगर तुम जाके हेनरी किसिंजर उनके काम पढ़ोगे, उनकी पूरी फाइल्स तुम्हें ऑनलाइन मिल जाएंगी, कोल्ड वॉर में उनका क्या काम रहा, कैसे यूएस को गाइड किया उन्होंने, इतनी इंपॉर्टेंट उसमें, बट एक बैलेंस मेंटेन करके रखा। वरना बड़ी वाली जंग छिड़ गई होती, वर्ल्ड वॉर 3 टाइप से हो सकता था, बट कोल्ड वॉर में ही होके निकल गए, पानी बर्फ़ पिघल गई, पानी बन गई। तो उन्होंने भी अप्लाई किया कि भाई कैसे प्रैग्मेटिक रहना है, कैसे रियलिस्ट रहना है, रियलिस्टिकली कैसे बात करनी है, कि किताबी तौर पे चलेंगे तो भैया लग जाएंगे, वॉर हो जाएगी। और भी अगर आप देखें कंटेम्प्रेरी हमारे पॉप कल्चर में देखें तो जिसने हाउस ऑफ कार्ड्स देखा होगा, उसमें एक कैरेक्टर है फ्रैंक अंडरवुड का, वो माकियावेलियन जो कैरेक्टरिस्टिक है वो अपने कैरेक्टर के थ्रू दिखाता है। डार्क नाइट में जोकर का जो कैरेक्टर है वो परसूट ऑफ ऑर्डर इन केओस का जो कॉन्सेप्ट है वो माकियावेली की फ़िलॉसफी से कहीं ना कहीं उठाया गया है। तो ये सब चीज़ें हैं जो प्रैक्टिकली आप हर जगह देख सकते हैं, आसपास देख सकते हैं, लोगों ने उठाए, लोगों ने उसको तराशा, लोगों ने अपनी फ़िलॉसफीज़ में लगाया, एंड इट हैज़ बिकम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। माकियावेली वॉज एन ईवल फिलोसफर फॉर द पीपल, बट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो बन गए। तो इस लेक्चर को आप इतना ही रखते हैं। डिस्क्रिप्शन जाके आप ज़रा चेक करते रहें, मेंबरशिप बहुत जल्द आने वाली है, बहुत अलग अलग कंटेंट वहाँ पे मिलेगा, ऑब्वियसली मेंबर्स ओनली कंटेंट मिलेगा। तो देखते हैं क्या रहता है, ठीक है ना भाई साहब। तब तक के लिए मिलते हैं किसी अगले लेक्चर में। चलो भैया, तुम भी कट लो, हम भी कटते हैं।